से जुड़े हुए हिंदी विचारकों का, साहित्यकार, भाषा कर्मियों का समूह है। विश्व हिंदी सचिवालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वातायन यूके तथा भारतीय भाषा मंच के साथ उनके तत्वावधान में प्रति सप्ताह जिस प्रकार से विशिष्ट विषयों पर संगोष्ठी आयोजित करता है, उसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं यहाँ सिंगापुर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ, अपने पूरे इस वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से। आज का विशिष्ट विषय विषय इसलिए है क्योंकि ये प्रौद्योगिकी और भाषा के साथ ही विशेष रूप से उन लोगों को अधिक सक्षम बनाने का प्रयास रहेगा जो दिव्यांग जन हैं, जिनके लिए शायद इस समय इस प्रौद्योगिकी और भाषा ने, जो हमारी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या एआई की अगर हम बात करें, तो उसने उन्हें एक विशिष्ट रूप से सहयोग देना प्रारंभ किया है। और इस दिशा में भारत में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिस पर आज हमारे साथ डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच जी जुड़े हैं, जो स्वयं अपने आप में एक संस्था है, निदेशक स्थानीयकरण व सुगम्यता माइक्रोसॉफ्ट भारत सरकार में कार्यरत है। और उनका विस्तृत परिचय अभी संचालक महोदय के द्वारा दिया जाएगा। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ बालेंदु जी आपका। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर इस विशिष्ट संगोष्ठी को और भी विशिष्ट बनाकर हम सभी के जो ज्ञान को है संवर्धित करने के लिए आज आप उपस्थित हुए हैं। हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक स्वागत करूंगी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अनूप भार्गव जी का, जो तकनीकी विद तो हैं ही, साथ ही दिल से लेखक साहित्यकार है, हिंदी की सेवा में विभिन्न मंचों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका से डॉक्टर अनूप भार्गव जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हार्दिक स्वागत आज के संचालक डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का करूंगी, जो सहायक निदेशक हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार में, और हम वैश्विक हिंदी परिवार की एक कड़ी नहीं, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो प्रति सप्ताह अपने उस स्तंभ के द्वारा इसे एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। हार्दिक आभार, स्वागत है आज के विमर्श से जुड़ रहे डॉक्टर राजीव कुमार रावत, दीप चंद्र पंत जी का, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी का, डॉक्टर विजय नगरकर जी, सुधनवा जोगलेकर जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी का। हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के विमर्श को सुनकर मुझे लगता है कि आज की सभा और भी अधिक समृद्ध होगी। साथ ही आज जो भी लोग इस मंच से जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अनिल जोशी जी के सानिध्य में जो इस पूरे मंच का समायोजन होता है, सभी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा बनाकर उस पर कार्यान्वयन होता है, मैं उनका स्वागत करती हूँ उनके ही मंच पर, कि उनकी वजह से हम सभी आज जुड़ करके प्रति सप्ताह 4 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है और इस तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी अपनी कर पा रहे हैं। साथ ही मंच से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन का, मुझे दिव्या जी दिखाई दे रही हैं। दिव्या जी इस समय हमारी सबसे प्रमुख कार्यक्रम संयोजक है, जिनके अथक प्रयास से हाँ। बहुत ही सुगमता से कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो हार्दिक स्वागत है आपका। जगन्नाथन जी, हार्दिक स्वागत है आपका। तोमियो मिज़ुकामी जी जुड़े हैं। जवाहर कर्नावट जी, हार्दिक स्वागत है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए सीधे मंच अब आज के हमारे संचालक मोहन बहुगुणा जी को सौंपती हूँ, जो जैसा मैंने कहा कि सहायक निदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार के पद पर तो कार्यरत है ही, तकनीकी विद हैं और वैश्विक हिंदी परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण स्तंभ है। हार्दिक स्वागत है मोहन जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। और हमारी क्योंकि ये वैश्विक संगोष्ठी है, स्वागत सिंगापुर से और परिचालन इसका भारत से और अध्यक्षता अमेरिका से, और इसी तरह और हो सकता है अभी थाईलैंड से हमारा धन्यवाद प्रस्ताव हो। तो ये हमारी वैश्विक संगोष्ठी वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही है। न केवल भारतीयों को आपस में जोड़ रही है, बल्कि विदेशों में भी जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आपस में जोड़ रही है। आज का विषय हमारा इसमें है दिव्यांग जन। एक मिनट में थोड़ा, हाँ, दिव्यांग जन, प्रौद्योगिकी और भाषा, ये हमारे संगोष्ठी का आज का विषय है। और मेरा काम आपने पूरा मतलब एक तरह से शुरुआत कर दी है। स्वागत सभी का, वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से सबका स्वागत हो ही गया है। आज के हमारे मुख्य वक्ता इसमें डॉक्टर बालेंद्र शर्मा दधीच जी हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में हैं, निदेशक पद पर हैं, स्थानीयकरण एवं सुगम्यता, माइक्रोसॉफ्ट भारत सरकार। आपके सानिध्य में हमने बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हुए हैं और हमें कुछ न कुछ ऐसा उसमें मिला है कि जो हम उसको टेक होम जैसे कह सकते हैं, कि ऐसा
आपने जो एक कई कई बार आपने जो एक भविष्य की जो तस्वीर मेटावर्सन और मैं उसके बारे में बताया था, और जो वर्तमान में हमारा माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में चल रहा है वो तो है ही है। आगे भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी कई बार आप जब द्वार खोलते हैं तो हमें आश्चर्यचकित हमको करते हैं। आज का विषय हमारा इसी तरह से दिव्यांग जनों के ऊपर है। दिव्यांग जनों का दिव्यांग जनों के लिए जो हमारी प्रौद्योगिकी और भाषा है वो किस तरह से हमारी उसमें सहायता कर सकती है। मित्रों, हम लोग पहले कहते थे कि बुढ़ापे की लाठी, यानी कि कोई आदमी उसका बच्चा है तो वो बुढ़ापे की लाठी होगा, इस तरह से कहते थे। लेकिन आज वास्तव में अगर हम कहें कि हमारी जो ये तकनीक है, हमारा जो कंप्यूटर और तकनीक का ये सारी चीजें हमको हैं, वो हमारे एक हमको एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमको वास्तव में वही लाठी या हमको वही सहारे का काम दे रही हैं, जो कि हमारे लिए और जो एक आम आदमी से लेकर के आम आदमी के लिए तो वो उपयोगी है ही है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए वो बहुत अधिक उनकी सहायता कर रहे हैं। आज जो हमारी एआई टेक्नोलॉजीज है या हमारे जैसे रोबोट हैं, जैसे जो और चीजें हैं, वो न केवल आज नेत्रहीन के लिए आंखों का काम कर रहे हैं, एक जिसके पास पैर नहीं है उसके लिए पैरों का काम कर रहे हैं, अंधे के लिए लाठी का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो सुन नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, उन सब के लिए वो उसके जो जरूरत का सामान है वो आज हमारी टेक्नोलॉजी उसको वो प्रदान कर रही है। आ, अगर मैं कहूँ कि आज असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जो हम पहले पढ़ते थे, देखते थे कि मैंने जो विंडोज 95 है वो हमने उतना तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए उसको, लेकिन जो उसके बाद जो 98 या और जो चीजें आई हैं, 98 2000 या उसके बाद फिर आपका विंडोज 7 आदि आदि आए हैं, एक्सपी आया है, विंडोज 7 आया है, 10 है, 11 है, आज 11 में हम घूम रहे हैं। तो 11 ये सारे विंडोज में हमको पहले सबसे बड़े जब हम शुरू शुरू में सीख रहे थे 95 में, तो हमारे क्योंकि नए सीख रहे थे तो हम कई बार किसी भी की पर कीबोर्ड की पर ज्यादा देर हाथ पड़ जाता था तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाती है स्टिकी की कि क्या आपकी आदत है कि आप देर तक इसको दबा के रखते हैं। उस समय हमको उसका पता नहीं होता था कि आखिर ये किस लिए है, लेकिन अब हमें मालूम पड़ रहा है कि वो स्टिकी की वास्तव में जो ईज ऑफ एक्सेस है, यानी कि जो दिव्यांगजन है जो देर तक इस तरह से इनका हाथ पर कमांड कम होती है, देर तक दबा सकते हैं, वो चीजें उनके लिए होती थी। इसी तरह अब धीरे धीरे उसके बाद हम जब कंप्यूटर ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, अभी आगे अपग्रेड होना शुरू किया, फिर हमारे पास आया कि बोल करके टाइप होना, नरेटर होना, यानी कि जो लिखा हुआ है वो मेरे को वहां से सुना दे, या मैं देखने में मेरे को दिक्कत हो रही है तो मेरे पास कलर कंट्रास्ट हो जाए, या मेरे को वहां से देख मैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफायर का है उसका मैं यूज कर सकूं। इस तरह से जो कई सारी ऐसी सुविधाएं हमारे पास कंप्यूटर ने देना शुरू कर दिया। और अभी हाल में मैं देख रहा था कि आपको ब्रेल लिपि का भी अगर कोई टेक्स्ट है तो वो भी आपको वो पढ़ के सुना सकता है। ये भी एक हमारे पास ऐसी ऐसी हमारे पास सुविधाएं हैं। अब हम लोग आज जो मैंने लिखा है, जो मैंने टाइप किया है, वो मैं उसको कंप्यूटर से कहता हूँ कि इसको मेरे को पढ़ के सुना दो, या मेरे को जेंट्स की आवाज में सुना दो, हिंदी इंग्लिश किसी भी भारतीय मतलब कुछ भारतीय भाषाओं में, सब में तो नहीं हुआ है, कुछ भारतीय भाषाओं में जेंट्स की आवाज में या पुरुष की आवाज में, महिला की आवाज में, जिस आवाज में मैं चाहता हूँ उस आवाज में मैं उसको सुन सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें एक और आयाम जोड़ा है जो कि कहीं ज्यादा अच्छा है कि वो हम लोग अपना कोई भी प्रश्न उसमें रखते हैं तो हमारे लिए वो उसी तरह से उसका सुविधाएं हमको या उसका आंसर हमको उसी तरह से दे सकता है। अब मैं आज के विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए, ये तो एक शुरुआत भर थी, इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं आज
आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच जी को, जो निदेशक हैं भारत में माइक्रोसॉफ्ट के स्थानीयकरण के और भाषा में। तो कृपया सादर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर बालेंद्र शर्मा दाधीच जी, कृपया अपना आज का जो प्रेजेंटेशन है या व्याख्यान है उसको प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बालेंद्र जी। जी मोहन जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे अनुमति दे दें। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार। और मेरे सामने मैं देख सकता हूं कि अनिल जी हैं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अनूप भार्गव जी हैं, तोमियो मिजुकामी जी हैं, संध्या सिंह जी हैं, राजीव रावत जी हैं, और हमारे अनेक मित्र आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि ये विषय अलग हट करके है, लेकिन ये उतना ही जरूरी विषय भी है। हम सब लोग इस बात से परिचित हैं कि विषय उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना कि ये अलग है। तो इस पर बात होनी जरूरी है। और उसी संदर्भ में आज का जो ये कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इस बार हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु अक्सर उस पर चर्चा होती नहीं है। और वो विषय आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिव्यांगजन, प्रौद्योगिकी और भाषा। मित्रों, ये जो विषय है और आज का जो समय हमारे पास लगभग 30 मिनट का है, उस 30 मिनट में कोई कार्यशाला तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है। ये काफी व्यापक है विषय। और तो मैं कोशिश करूंगा कि एक इसकी बुनियादी एक समझ बूझ हम लोगों के बीच में विकसित हो। कम से कम जो जानकारी मुझे है वो सबके साथ में मैं साझा कर सकूं, और फिर आगे अगर मौका मिला तो आगे कभी और भी इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न पैदा होता है, और आप और हम सब समझ ही चुके हैं कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो विकलांगता से संबंधित है, यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिनको अंग्रेजी में पीडब्ल्यूडी के नाम से भी, शब्द संक्षेप में पीडब्ल्यूडी के नाम से भी जाना जाता है। और उनको हम अनेक बार अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ये आदर्श शब्द है अंग्रेजी में, पीपल विद डिसेबिलिटी। और हिंदी में हम लोगों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया है दिव्यांगजन, तो उस शब्द का हम प्रयोग हिंदी में करेंगे। मित्रों, सबसे पहले प्रश्न ये पैदा होता है कि विकलांगता चीज क्या है। यदि उसकी परिभाषा पर हमको जाने को कहा जाए तो वो क्या होगी, विकलांगता की परिभाषा क्या होगी। संभवतः आप में से अधिकांश लोगों से मैं पूछूं तो वो ये कहेंगे कि भाई किसी व्यक्ति के पास में कोई ना कोई शारीरिक कोई ना कोई सीमा हो या कमी हो, या जैसे चोट लगी हो, या कोई अंग अंग भंग हो आदि इस प्रकार की, या मान लीजिए नेत्रों से दिखाई ना देता हो, यानी कि वो व्यक्ति दूसरों की तुलना में संभवतः पूरी तरह से उतनी सक्षमता के साथ में अपनी शारीरिक शक्तियों का या क्षमताओं का प्रयोग न कर सकता हो। संभवतः ये लोग ये बात कहेंगे, लेकिन वास्तव में इसकी दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। और हम लोग चूंकि आज का जो कार्यक्रम है ये जागरूकता पैदा करने पर भी केंद्रित है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या सही है, और हम लोगों को बता सकें कि हम लोगों को क्या सही ढंग से, किस तरह से इस विषय को देखना चाहिए। तो विकलांगता जो है उसकी परिभाषा के दो मॉडल हैं दुनिया में। पहला मॉडल जो पुराना मॉडल है, जिसको कहते हैं चिकित्सा का मॉडल, यानी हेल्थ मॉडल। और उसमें यह कहा जाता है कि विकलांगता एक अवांछनीय चिकित्सा स्थिति है जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित करती है। तो ये पुराने जमाने का मॉडल है, जिसमें जो विकलांगता है, जिसको एक चुनौती के तौर पर यदि देखा जाए तो वो चुनौती जो है उस व्यक्ति की अपनी समस्या के रूप में देखी जाती है। समाज ये देखता है कि यदि ये व्यक्ति विकलांग है तो उसकी समस्या है, वो जाने। इस परिभाषा में से भी यही निकल करके आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति के पास में एक अवांछनीय एक शारीरिक स्थिति है जो उसकी क्षमताओं को सीमित कर रही है, यानी वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन ये गलत स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात पर विचार किया कि ये जो परिभाषा है ये अमानवीय परिभाषा है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपनी उस स्थिति के लिए खुद उत्तरदायी नहीं है। उसने खुद तय नहीं किया कि मैं किसी प्रकार की सीमा के साथ जन्म लूंगा या नहीं लूंगा, ये तो उसको प्राप्त हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने उसकी एक नई परिभाषा सुनिश्चित की है मित्रों, और वो परिभाषा, जिसको हम सामाजिक मॉडल के रूप में भी देखते हैं, वो इस प्रकार से है जो आपको दाईं तरफ दिखाई दे रही है। और इस परिभाषा में कहा गया है
कि गैर समायोजित सामाजिक या पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण विकलांगता पैदा होती है। यानी वो व्यक्ति जो जन्म लेता है किसी सीमा के साथ में, वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये समाज जिम्मेदार है जिसने उस व्यक्ति को अपने अनुकूल माहौल प्रदान नहीं किया। हम में से हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो हमें एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमें अच्छी शिक्षा मिल सकती है, हम आराम से लोगों के साथ में संवाद कर सकते हैं और तमाम जितने भी कार्य हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक विकलांग के रूप में पैदा होता है वो ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि समाज उसको उसके अनुरूप वातावरण नहीं देता, समाज ने उसको वो सुविधाएं नहीं दी है पहले से। अपने हमारा जो पर्यावरण है उसको, यानी कि इकोसिस्टम जो है हमारा, उसको इस तरह से तैयार ही नहीं किया गया कि एक विकलांग व्यक्ति जब समाज में जन्म ले तो उसको ये महसूस ना हो कि मैं औरों से अलग हूं। यानी ये समाज की कमजोरी है, ये समाज की विकलांगता है, उस व्यक्ति की नहीं। तो ये जो सामाजिक मॉडल है, जो कि आज का मॉडल है और जो आदर्श मॉडल है, और हम सबको कभी भी यदि हमसे कोई पूछे कि विकलांगता क्या है, तो मित्रों ये आपको जवाब देना है कि हमारा समाज जब किसी व्यक्ति की सीमाओं को समायोजित करने में सक्षम नहीं है, या उनके अनुरूप जवाब देने में सक्षम नहीं है, या उसको पर्याप्त सुविधाएं सुलभ कराने में सक्षम नहीं है, तो वो विकलांगता है। उस व्यक्ति की तरफ से कोई सीमा नहीं है, समाज की तरफ से ये सीमा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है जिसको सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार की विकलांगताएं हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 6 तरह के एक श्रेणियां दिखाई देंगी। बड़े बड़े तौर पर 6 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। सबसे पहली विजन यानी दृष्टि से संबंधित सीमाएं या चुनौतियां। दूसरी हियरिंग यानी सुनने से संबंधित सीमाएं या चुनौतियां। तीसरी मोबिलिटी यानी चलने फिरने से जुड़ी हुई सीमाएं या चुनौतियां, या हाथ पैरों को हिलाना डुलाना, जिसको आप फिजिकल डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, शारीरिक विकलांगता भी कह सकते हैं। उसके बाद न्यूरो डाइवर्सिटी यानी कि उनके सोचने समझने या व्यवहार करने का तरीका अलग होना, ये चौथी तरह की विकलांगता है। और पांचवी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने में सीमाएं। और उसके बाद अंतिम है मानसिक स्वास्थ्य। तो 6 अलग अलग श्रेणियां हैं विकलांगता की दुनिया में। और इनके अलावा ये सारी जो श्रेणियां हैं मित्रों, इन श्रेणियों को भी आप 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है स्थायी विकलांगताएं, यानी ऐसी विकलांगताएं जो जीवन भर साथ रहती हैं। कोई व्यक्ति यदि हो सकता है कि एक जन्मांध पैदा हुआ हो और वो पूरे जीवन भर हो सकता है कि उसकी ये सीमा उसके साथ बनी रहे। कोई व्यक्ति हो सकता है जन्म के साथ में किसी शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा हुआ है, जैसे किसी का हाथ विकसित नहीं हुआ तो फिर उसमें आगे कुछ नहीं किया जा सकता, कम से कम उस हाथ को दोबारा विकसित नहीं किया जा सकता। तो ये स्थायी विकलांगताएं हैं। उसके बाद दूसरी है अस्थायी विकलांगताएं। अस्थायी विकलांगताएं यानी कि हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो गई हो और 2-3 महीनों के लिए उसको अस्पताल में रहना पड़े, या हाथ में बैंडेज लग गया, या फिर वो हाथ को हिला डुला ना सके, तो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए वो विकलांगता है, इसको अस्थायी विकलांगता कहेंगे। इसी प्रकार से हो सकता है किसी की आंख में चोट लग गई हो और वो कुछ महीनों के लिए उसका इलाज चल रहा है, वो आंख से देख नहीं पा रहा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, कुछ दिनों तक देख नहीं पा रहा है, ये अस्थायी विकलांगताएं हैं। तीसरे स्तर पर अगर आप आएंगे तो स्थितिजन्य, यानी कि कई बार ऐसी स्थितियां दैनिक जीवन में आती है जो हमें बहुत छोटे समय के लिए विकलांगता की अनुभूति देती है। जैसे किसी माँ बाप के एक छोटा सा बच्चा हुआ है और माँ छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए है, लेकिन उसी समय उसको रसोई घर में भी काम करना है, तो वो इस पर ध्यान दे या उस पर ध्यान दे, उस क्षण में वो माँ एक अस्थायी विकलांगता का अनुभव करती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बहुत तेज रफ्तार से आपकी आंखों में किसी की हाई बीम आ रही है सामने वाली गाड़ी की, और एक क्षण के लिए आप न देख सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं, वो ये स्थितिजन्य विकलांगता है, क्षणिक विकलांगता है। तो ये तीसरी श्रेणी है। और उसके बाद चौथी श्रेणी में क्या आता है? गिरावट आधारित ऐसी विकलांगताएं जिसमें शरीर की जो सीमाएं हैं उनका निरंतर क्षरण होता हुआ चला जाता है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, वो जिस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त थे उसको बोलते हैं ALS यानी एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब ये ऐसी विकलांगता है जिसमें शरीर के बहुत सारे अंग जिसमें शामिल हैं। जैसे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग न तो बोल सकते थे, न वो चल सकते थे, न अपने शरीर को हिला डुला सकते थे, न ही वो अपनी गर्दन को हिला डुला सकते थे।
तो यानी उसमें शारीरिक विकलांगता भी है, उसमें ध्वनि संबंधी सीमाएं भी है उनकी, और उसके बाद अनेक प्रकार की दूसरी सीमाएं हैं, और ये निरंतर जो स्थिति है इसमें गिरावट आती चली जाती है। वो स्थिति ठीक नहीं हो पाती, निरंतर गिरती चली जाती है। तो गिरावट आधारित ऐसी भी विकलांगताएं हैं। लेकिन इन सब लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज के लिए और हम सब के लिए और इस दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि सुगम्यता यानी कि एक्सेसिबिलिटी, जिसका जिक्र अभी मोहन जी ने भी किया, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, वो हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। जिस प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें शिक्षा मिले, हम अभिव्यक्ति कर सकें, उसी तरह से हर व्यक्ति का जो विकलांगता से ग्रस्त है, ये अधिकार है कि उसको ऐसी तकनीक मिले, ऐसे टूल या उपकरण मिले जिनके जरिए वो सामान्य जीवन यापन कर सके। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं। दुनिया में 1 अरब और 30 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं। इतनी बड़ी संख्या, यानी यदि दुनिया का कोई देश होता, इतने सारे लोगों को एक देश में अगर विभाजित कर दिया जाए, तो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जरा अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में दुनिया में लोग इन समस्याओं से प्रभावित हैं। भारत में 2.68 करोड़ लोग इस श्रेणी में आते हैं। हालांकि भारत के आंकड़े जो हैं वो सही नहीं लगते, क्योंकि जब दुनिया में लगभग 15% विकलांगता है, तो भारत में सिर्फ 3% के आसपास विकलांगता नहीं हो सकती। तो हमारे आंकड़ों में कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है, किंतु वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। 75% विकलांगताएं अदृश्य या गैर स्पष्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति को जब देखते हैं जो देख नहीं सकता, जिसने काला चश्मा लगा रखा है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति विकलांग है, ये दृष्टिबाधित है। लेकिन और उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए व्हील चेयर पर चल रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति विकलांग है, ये शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है। तो इनको तो आप समझ जाते हैं। लेकिन ये जो विकलांगताएं हैं जिनको आप देखने से समझते हैं, ये विकलांगताएं बहुत सीमित है। सिर्फ 25% लोग ही इस श्रेणी में आते हैं। 75% विकलांगताएं ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती। कौन सी विकलांगताएं हैं वो? जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो आप पहचान नहीं सकते, वो आपके साथ में यात्रा कर रहा है, लेकिन आप नहीं जान सकते कि ये व्यक्ति मूक है, आप नहीं समझ सकते। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो दिखाई नहीं देता आपको, वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, लेकिन आप पहचान नहीं सकते देख करके, तो अदृश्य है। लेकिन इनके साथ और भी बहुत सारी, जैसे न्यूरो डाइवर्सिटी, तंत्रिकीय विविधता जिसको बोलेंगे हिंदी में हम लोग, यानी कि जो मस्तिष्क के अलग अलग तरह के स्तरों से ग्रस्त है, उनको आप नहीं समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है, यानी जो सही ढंग से, जिसको अक्षर दिखाई नहीं देते, टेक्स्ट दिखाई नहीं देता या चित्र दिखाई नहीं देते, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति यदि लो विजन यानी कमजोर दृष्टि से ग्रस्त है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये उस प्रकार की विकलांगता रखता है। कोई बच्चा यदि ऑटिज्म से ग्रस्त है, तो आप नहीं जानते कि ये बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। तो दुनिया में 75% विकलांगताएं अदृश्य या गैर स्पष्ट हैं, और इसी तरह से हर 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति के पास दुनिया में वो उपकरण मौजूद हैं जिनकी उसको जरूरत है। यानी कि ये 90% लोग, पहली बात तो जो विकलांग लोग हैं पहले ही बहुत वंचित लोग हैं, पहले ही बहुत उपेक्षित लोग हैं, और उसके बाद उनको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें भी उनको उपलब्ध नहीं है। 90% लोग इस श्रेणी में आते हैं कि उनको वो आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो जरा कल्पना कीजिए, हमारा समाज और हमारी सरकारें और वैश्विक स्तर पर, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या जितने भी संगठन हैं या चैरिटी संगठन है, वो सब क्या कर रहे हैं? इस चुनौती का समाधान करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। अब सुगम्यता क्या चीज है, या सुलभता क्या चीज है, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या चीज है, जिसको सहायक तकनीक कहा जाता है? ये वो है जब दुनिया में उपलब्ध उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, सेवाएं यानी कि सर्विसेज, वातावरण यानी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, हमारे वाहन, हमारे भवन आदि यदि इस तरह से डिजाइन किए जाएं कि उन्हें हर व्यक्ति पूरी तरह से उनका इस्तेमाल कर सके, तो वो कहलाता है सुगम्यता। यानी कि हर व्यक्ति इस सुगम्यता के साथ में उनका प्रयोग कर सके, गमन कर सके। लेकिन जब ये नहीं होता तो वो कहलाता है अगम्यता, जो कि आज बहुत सारी स्थितियों में हम लोग देखते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के जरिए। मित्रों, ये बात एक और जरूरी है यहाँ पर कि आवश्यक नहीं है कि जो विकलांगताएं हैं उनसे ग्रस्त व्यक्ति ही सुगम्यता की आवश्यकता रखते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको
ये दिक्कतें आती है चीजों को इस्तेमाल करने में। जैसे इस चित्र में आप उदाहरण देखेंगे कि ये जो गिलास है, इसमें एक ये स्ट्रॉ पड़ा हुआ है पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, या कोई भी दूसरी चीज पीने के लिए। अब इसका इस्तेमाल कई लोग नहीं कर सकते, आप और हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन लोग हैं वो? पहला, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके हाथ पांव नहीं चल रहे या सिर नहीं हिल रहा, वो नहीं कर सकते, इसको उठा करके वो पानी नहीं पी सकते या जूस नहीं पी सकते हैं, फलों का रस नहीं पी सकते हैं, ये लोग। लेकिन इनके साथ साथ ये लोग भी जिनको जो बीमार हैं या जिनके हाथों में कोई रुकावट है, जैसे ये व्यक्ति है, ये ज्यादा गहरी समस्या से ग्रस्त है, लेकिन ये व्यक्ति जिसके हाथ में कोई तात्कालिक समस्या हो सकता है वो भी इसको ना उठा सके, जिसका हाथ में फ्रैक्चर है वो नहीं उठा सकेगा और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक और व्यक्ति जो बीमार है, लेटा हुआ है, वो नहीं उठा सकेगा क्योंकि उसको उठना पड़ेगा इसको उठा करके इसके जरिए रस पीने के लिए। और चौथा व्यक्ति, ये व्यक्ति जिसके गले में, जो गले को हिला नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो उठा करके इसको अपने गले को, अपने मुंह को इस तरह से हिला डुला सके कि वो इसके जरिए जूस को पी सके। इन सभी लोगों के लिए दिक्कत है, सिर्फ विकलांग व्यक्ति के लिए नहीं। इसी प्रकार जैसे कुछ और लोग जोड़ दीजिए, जैसे बुजुर्ग लोग, हो सकता है कि वो लोग भी इसको उठा करके इसके जरिए ना पी सके। तो ये क्या कहलाएगा? ये इनएक्सेसिबल है, ये अगम्य चीज है, ये उन लोगों के लिए बनाई नहीं गई है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, इस डिजाइन में यदि थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, तो देखिए कैसे यहाँ पर सुगम्यता आ जाती है, कैसे ये एक्सेसिबल बन जाता है सबके लिए। और वो बदलाव क्या है? ये बदलाव है कि यदि इसी होते हैं बेंडेड स्ट्रॉ, तो अब ये सारे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसको मनचाहे तरीके से घुमाया जा सकता है। ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये बेंडेड स्ट्रॉ। तो ये है एक्सेसिबिलिटी। इसका प्रयोग अब ये सभी लोग कर सकते हैं, इस व्यक्ति को उठना नहीं पड़ेगा, फिर भी ये कर लेगा। लेकिन ये जो जरूरत है सिर्फ इन गिलासों में नहीं है, हमारी हर इमारत में, हमारे सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में, हमारे यातायात में, जैसे हमारी बसें हैं, उनमें चढ़ने के लिए आपने आजकल देखा होगा कि लो फ्लोर बसें आने लगी है। वो क्यों आने लगी है? इसीलिए कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको चढ़ने में दिक्कत ना हो, और जो विकलांग व्यक्ति हैं जिनको व्हील चेयर से चढ़ना है उनको भी चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये है एक्सेसिबिलिटी। अब एक और उदाहरण देखिए, कोई एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई और उस इमारत में ये सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन ये जो सीढ़ियां थी, ये जो सीढ़ियां हैं, ये पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है सबके लिए, न सिर्फ विकलांग व्यक्तियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि हम जब इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे तो चढ़ते चढ़ते हाँफ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, यानी यहाँ पर रुकने की जगह एक बना दी जाए जहां पर व्यक्ति आकर सांस ले सकता है, तो ये इस व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एक्सेसिबिलिटी हो गई। मतलब हम लोग सब अब ज्यादा बेहतर तरीके से इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। हमने एक सुविधा दी, एक सुलभता यहाँ पर आई। लेकिन अभी भी ये विकलांग लोगों के लिए सुगम्य नहीं है जो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, या फिर जो हो सकता है कि जिनको छड़ी का प्रयोग करके जिनको चलना है, ये उनके लिए सुगम्य नहीं है। तो उनकी यदि इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दिया जाए डिजाइन में, और उसके साथ साथ एक रैंप बना दिया जाए सीढ़ियों के साथ साथ, यानी कि ढलान वाला रास्ता, तो ये हो जाता है सुगम्य। अब ये अगर रास्ता बना दिया जाए तो व्हील चेयर वाले लोग भी इस पर आसानी से ऊपर जा सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं, और किसी भी आपातकालीन स्थिति में भी वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता। अब ये जैसे आप किसी जगह पर जाएं और वहां पर पार्किंग की जगह है, तो अतिरिक्त पार्किंग स्पेस छोड़ा जाए कि कोई विकलांग व्यक्ति यदि गाड़ी चलाता हुआ आता है, जो कि कोई असामान्य बात नहीं है, तो उस व्यक्ति को गाड़ी घुमाने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। तो यदि उसके लिए हम सोचते हैं और ये व्यवस्था करते हैं, तो ये कहलाती है एक्सेसिबिलिटी। तो ये कुछ उदाहरण हुए, लेकिन सुगम्यता कैसे सक्षम बनाती है? और जैसे कि क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भी बात है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में कैसे सक्षम बनाती है, आइए उसका बड़ा सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूं। मित्रों, ये जो चीज है आपको अपने सामने दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये गेम खेलने का कंट्रोलर है। आपके और हमारे बच्चे इसका प्रयोग करते हुए गेम खेलते हैं, वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम खेलते हैं, और इसके जरिए वो हाथों से इधर उधर स्क्रीन पर दिखने वाले वाहनों को चलाते हैं, भगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, सब कुछ करते हैं। और इन्हीं के जरिए वो अगर मुक्केबाजी का गेम खेल रहे हैं तो उसमें मुक्केबाजी करते हैं, फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलते हैं, इन्हीं बटनों के जरिए आगे पीछे हाथों से
प्रयोग करते हुए। छोटे छोटे बटन हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी सक्षमता के साथ में, बड़ी कुशलता के साथ वो लोग खेल लेते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी के हाथ ही ना हो तो वो क्या करेगा, या कोई व्यक्ति है उसके हाथों में दिक्कत है तो वो क्या करेगा, या कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो मानसिक रूप से इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि इन बटनों को समझ सके कि किसको दबाऊं किसको नहीं दबाऊं, वो कैसे खेलेगा। तो हम इन बच्चों से उनका बचपन नहीं छीन रहे क्या? हम इन बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए वैसी स्थितियां पैदा नहीं कर सक रहे जो कि सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया, मेरे संस्थान ने किया, और मुझे आपके साथ में ये बात साझा करते हुए बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि मेरा संस्थान जो है 1995 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। यानी विंडोज का जो शुरुआती संस्करण था 1995 का, 95, तब से ये जो एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन बहरहाल हम लौटते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इस डिजाइन को बदल करके ऐसे डिजाइन में तब्दील कर दिया। यानी ये जो बटन थे यहाँ पर छोटे छोटे, इन सारे बटनों को ये बहुत बड़े बड़े बटनों में बदल दिया गया, और यहाँ पर कई सारे तार लगा दिए गए, और ये तार जाकर के गेम से जुड़ते हैं, गेम की जो मशीन है उससे जुड़ जाते हैं। अब जो बच्चे हैं उनके हाथों में, इनको चलाने के लिए हाथों में पकड़ने की आवश्यकता नहीं रही। वो चाहे तो इस बटन को अपने पांव से दबा दें, चाहे तो इस बटन को अपनी ठुड्डी से दबा दे, चाहे तो इस बटन को अपनी कोहनी से दबा दे, चाहे तो इस बटन को अपने पेट से दबा दे, चाहे तो इस बटन को अपने माथे से दबा दे, ललाट से दबा दे, और वो गेम खेल सकते हैं। सोचिए आप। और ये इस तरह की एक जॉयस्टिक आ गई जो कि बहुत बड़ी, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो हाथ से करें, पांव से करें, जैसे चाहे करें। तो वो डिजाइन बदल करके ये जो अगम्य डिजाइन था, इनएक्सेसिबल डिजाइन था, इसको बदल करके ऐसा डिजाइन कर दिया गया जो सुगम्य डिजाइन है, एक्सेसिबल डिजाइन है। और इसका परिणाम क्या रहा, आइए एक वीडियो दिखाता हूं। हालांकि वीडियो अंग्रेजी में है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आएगा इसको देखते हुए, और आपको, यदि आप भावुक ना हो तो मुझे आश्चर्य होगा कि कैसे ये बच्चे जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है, इस तरह के डिजाइन से और एक्सेसिबिलिटी के आने के बाद कैसे सक्षम हो जाते हैं। आइए देखते हैं। ये तमाम तरह के बच्चे हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह रहे हैं, क्षमा चाहूंगा ये हिंदी में नहीं है, लेकिन आइए फिर भी देखते हैं। My name is Grover. Sean. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. So Owen was born with a rare genetic disorder called Escobar syndrome. He's had 33 surgeries to date. I love video games, my friends, my family, and again video games. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. What I like about the adaptive controller is now everyone can play. You can just say, all right, that's that button, that's that button, that's that button. Perfect. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. ये सारे बच्चे खेल सकते हैं। और आपने सुना पिता ने क्या कहा कि जब वो खेल खेलता है तो वो अलग नहीं है, औरों से अलग नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके शरीर की सीमाएं क्या है, लेकिन वो भी उसी तरह से दूसरे बच्चों के साथ में उसी तरह से खेल खेलता है, उनको पछाड़ता है और आगे निकलता है। तो कितना भावुकतापूर्ण वीडियो है, लेकिन कितनी गहरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि हम यदि अपने दायित्वों को निभाते हैं तो हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक बराबर का वातावरण तैयार कर सकते हैं, सबके आगे बढ़ने के लिए। My name is अब आपको एक और उदाहरण दूंगा। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग को हम सब जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, वो ALS नाम की एक डिसऑर्डर से या समस्या से ग्रस्त थे, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें हिलना डुलना, चलना फिरना, बोलना आदि कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी स्टीफन हॉकिंग, और उनकी ये किताब मेरे हाथ में भी है, क्योंकि मेरे सर्वाधिक प्रिय लेखकों में से स्टीफन हॉकिंग हैं। वो दुनिया के सर्वाधिक बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से और सबसे बड़े प्रतिभावान एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मतलब अंतरिक्ष भौतिकी विज्ञानियों में से एक हैं, बहुत बड़े। तो कैसे वो बने, इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने कैसे रिसर्च किया, कैसे उन्होंने सारी किताबें लिखी होंगी, कैसे सारा काम किया होगा, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण किताबें कैसे की होंगी इन्होंने, जबकि
उनके सामने इतनी बड़ी सीमा थी, कुछ नहीं कर सकते थे। आपने शायद उनको देखा होगा कि जब भी उनका चित्र आपने देखा होगा, एक कुर्सी पर, एक व्हील चेयर पर बैठे हुए उनको दिखाया गया, और उनके आगे एक छोटी सी स्क्रीन आपको दिखाई देती थी जिसमें से आवाज आ रही होती थी। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बदौलत प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग वो सब कर पाए जो कि उन्होंने किया। यदि वो तकनीकें ना होती तो वो नहीं कर पाते। अब क्या था ये? वो ये था, ये प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग है, और ये क्या करते थे कि इनके चश्मे के साथ में यहाँ पर देखिए एक छोटा सा इंफ्रारेड स्विच लगा हुआ है उनके चश्मे के साथ में, और ये गाल की हड्डी के साथ में इसके करीब है। तो क्या होता था कि उनकी स्क्रीन पर एक एक करके अक्षर आते थे, ABCD, और जो भी शब्द उनको लिखना होता था उसका जब पहला अक्षर आता था तो अपने गाल से ऐसे इसको छू देते थे, इस छड़ी को, और वैसे ही वो अक्षर वहीं रुक जाता था। और जब वो अक्षर रुक जाता था तो उस अक्षर से जुड़े हुए शब्द आने शुरू होते थे, एक के बाद एक, और फिर जब सही शब्द आता था तो फिर ये इसको छू देते थे तो वो शब्द टाइप होता था। जरा सोचिए है कि कैसे उन्होंने ये सब किया होगा, कैसे उन्होंने एक एक शब्द लिखा होगा, लेकिन कितना विलक्षण कार्य उन्होंने किया। लेकिन यहाँ तकनीक ने उनकी कैसे मदद की ये भी आपके सामने है। लेकिन वो जमाना कुछ और था, उस जमाने में तकनीक की भी सीमाएं थी। आज तकनीक उन सीमाओं से बाहर निकल चुकी है, और आज आपकी अपने विंडोज में ऐसी तकनीक आ गई है कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग यदि आज होते तो उनके लिए इससे भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता ये सब काम कर पाना। क्यों? क्योंकि आपकी विंडोज में आई कंट्रोल नाम का एक फीचर है जिसका प्रयोग करते हुए लोग स्क्रीन को सिर्फ देखते हैं, और देखने मात्र से वो अपना काम कर सकते हैं, वो टाइप कर सकते हैं, वो पूरे कंप्यूटर को संचालित कर सकते हैं मात्र देख करके। यानी अपने आई जेस्चर से आपकी आंखें कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, देखिए आपके सामने है, इस तरह का एक कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, और उसको आप जहां देख रहे हैं वो पीछे जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसमें टाइप होता हुआ चला जाता है। तो अगर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग होते तो उनको सिर्फ देखने की जरूरत थी इस कीबोर्ड को, और वो उनका काम होता चला जाता। अब आपको यदि ये लगे कि नहीं ये बात तो बड़ी तिलिस्मी सी लग रही है, बड़ी परिकथा जैसी लग रही है, तो नहीं, ये एक वास्तविकता है। और हमने माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कुछ साल पहले दिल्ली में जब हमारा जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक बूथ लगाया था, मैंने ही लगाया था, जिसमें हजारों लोगों ने आकर के अपनी आंखों से टाइप करके देखा था कि कैसे ऐसा करना संभव है। उसी में हमारे जो मंत्री महोदय हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी अपना नाम लिख करके देखा था आंखों से। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रकाश, उन्होंने अपना नाम लिखा है। तो ये है तकनीक की ताकत, ये है एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की ताकत जो हर व्यक्ति को सक्षम बना सकती है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। आगे चलते हैं। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, वैश्विक परिवार के लिए भी, हम सबके लिए, हम क्यों ध्यान दें इस पर? क्योंकि दुनिया में यदि 1.3 अरब लोग हैं जो कि हमारी आबादी का 15% हिस्सा है, तो उनकी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर समाज के हर हिस्से में 15% लोग कहीं ना कहीं ऐसे होंगे। हो सकता है आप उनको पहचान ना पाए, वो अदृश्य हों, क्योंकि उनके बारे में मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया कि बहुत सारी विकलांगताएं जो हैं वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती, तो हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे किसी व्याख्यान में वो लोग बैठे हो, है ना। तो पहली बात। दूसरी बात, विकलांगता हम में से किसी को भी हो सकती है, तो ऐसा ना सोचे कि ये दूसरों का मामला है, वो जाने। हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी किसी न किसी विकलांगता का शिकार होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो ये हमसे दूर की बात नहीं है, वो पराये लोग नहीं है। तीसरी बात, उम्र बढ़ने और बीमारियों के परिणाम स्वरूप विकलांगता हो सकती है, और ये एक वास्तविकता है जिसको हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कुछ और तथ्यों पर जिक्र करें, कुछ और तथ्यों पर विचार करें। 70% विकलांगताएं अदृश्य हैं, 16% विश्व जनसंख्या विकलांगों की है। हर साल 2% आबादी जो दुनिया की है वो विकलांगों की श्रेणी में प्रवेश कर जाती है, और अपने जीवन काल के दौरान 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित होता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बुजुर्ग होने के बाद अपने घर को भूल जाते हैं, अपने घर वालों को भूल जाते हैं, अपना पता भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते हैं। तो ये हमारे समाज के बीच में, हम सबके परिवारों से जुड़ी हुई चीज है। हो सकता है हम में से हर एक व्यक्ति को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम में से हर एक व्यक्ति के रिश्तेदारों में या पास के मित्रों में या उनके परिवारों में कोई ना कोई एक न एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त जरूर होगा। तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते।
और पेंशन के बाद की आयु के 45% लोग किसी न किसी रूप से विकलांग हो जाते हैं अपने जीवन काल में। और अंत में स्ट्रोक और मधुमेह जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं, हालांकि तथ्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे तथ्य हैं। अब मैं चूंकि बहुत सारी विकलांगताओं पर तो बात नहीं कर पाऊंगा, समय हमारा काफी हो गया, लेकिन जो दृष्टि वाली समस्या है उनको थोड़ा सा उस पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती है। तो आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है कि प्रमुख विकलांगताएं, प्रमुख दृष्टि संबंधी विकलांगताएं या दृष्टि बाधित लोग कैसे कैसे होते हैं। पहला, ये जो व्यक्ति है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्मल विजन है। सामान्य लोगों को ये चित्र ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, जो दृष्टिबाधित है, उसको पूरा अंधकार दिखाई देगा इस चित्र के बजाय। लेकिन उसके अलावा लो विजन, जिनकी कम आंख, मतलब विजन जिनका कमजोर है, दृष्टि कमजोर है, उसके अनेक तरीके हैं, अनेक प्रकार के प्रकार हैं उसके। हो सकता है उनको ये चित्र ऐसा दिखाई दे या फिर ऐसा दिखाई दे। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। हो सकता है कि इस प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति, जिसको बोलते हैं मोनोक्रोमेसी, उसको ये चित्र ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, काला और सफेद। और हम सिर्फ अभी फिलहाल दृष्टि बाधित लोगों की बात कर रहे हैं, उनके प्रकारों की बात कर रहे हैं, उनकी श्रेणियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये एक अलग प्रकार की रंगांधता है, जिसको बोलेंगे रेड वीक। यानी इस चित्र में जहां जहां लाल था रंग, वो लाल रंग हल्का पड़ गया, धीमा पड़ गया। और ये रेड ब्लाइंड, यानी पूरी तरह से लाल रंग जिनको दिखाई नहीं देता, तो उनको ये चित्र ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद यहां देखिए ग्रीन वीक, यानी हरा रंग जिनका कमजोर है। आंखों में 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग रंगों के, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि वो कमजोर है। तो इन यहाँ पर हरे रंग का रिसेप्टर यदि कमजोर है, तो उस व्यक्ति को यही चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि वो ग्रीन ब्लाइंड है पूरी तरह से, तो वो यही चित्र उसको ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी लाल रंग दिखाई नहीं दे रहा। अंत में यहाँ देखिए ब्लू वीक, यदि नीला रंग कमजोर है तो ऐसा चित्र दिखाई देगा, और नीला रंग से यदि वो पूरी तरह से ब्लाइंड है, तो उसको ये चित्र ऐसा दिखाई देगा। जहां जहां नीला था वो चला गया। तो ये कुछ विजुअल डिसेबिलिटीज, यानी दृष्टि बाधाएं हैं, ये दृष्टि संबंधी। आगे चलते हैं, एक उदाहरण देखिए। जैसे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रिबन है या मेन्यू है, ये हम सबको ये इस प्रकार का दिखाई देता है ना। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको इस प्रकार का दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, उसकी दृष्टि कमजोर है, या वो रंगांधता से ग्रस्त है, लो विजन है, या फिर कलर ब्लाइंड है। तो उसको यही जो हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है, उसको इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो कैसे कंप्यूटर पर काम करेगा, है ना। तो उसको काम करने के लिए कंप्यूटर में एक चीज बनाई गई है आपके विंडोज कंप्यूटर में, जिसको बोलते हैं हाई कंट्रास्ट। और यदि हाई कंट्रास्ट का हम प्रयोग करें, तो यही बदल करके ऐसा हो जाता है और उस व्यक्ति को ऐसा दिखाई देने लगता है। तो आप सोचिए, यहां से वो व्यक्ति यहां चला जाता है, और अब वो उसी तरह से कंप्यूटर पर काम कर सकता है जैसे आप और हम कर सकते हैं, है ना। तो ये एक उदाहरण हुआ, तकनीक कैसे स्थितियों को बदलती है। अब इसी का मैं उदाहरण आपको साक्षात दिखाता हूं कि ये कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको ले चलता हूं। मान लीजिए एक मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज मैंने खोला है, यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको खोलते हैं हम लोग। लगता है पावर पॉइंट मुझे कह रहा है कि मैं जाने को तैयार नहीं हूं, कोई बात नहीं। ये लीजिए। तो ये यहाँ पर ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें एक चित्र दिया हुआ है, और मान लीजिए उस व्यक्ति को ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारा जो कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर मेन्यू, ये सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे, आपको विंडोज और यू दबाना है, और जब आप विंडोज और यू दबाएंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, यानी विंडोज में एक्सेसिबिलिटी की जगह पर पहुंचेंगे। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या खुलता है। यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स आपके सामने खुलेंगी, अभी खुलने देते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पहुंचे, दोबारा इसको दबाता हूं मैं, विंडोज एंड यू, और इसको दबाने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद आपको हाई कंट्रास्ट, जिस सेटिंग का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो दिखाई देगी। मेरा कंप्यूटर लगता है थोड़ा सा धीमा हो गया है किसी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ चलेंगे तो चलते चलते कंट्रास्ट थीम्स दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1-2 उदाहरण दूंगा आपको बस, और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
तो देखिए इतने प्रकार की यहाँ पर बहुत सारी थीम्स दी हुई है, इनमें से कोई भी थीम आप चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने कहा कि नाइट स्काई नाम की थीम मुझे चुननी है, या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ और भी बहुत सारी थीम्स आपको दिखाई देंगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। मैं चाहूँ तो इनमें से जिसको भी चाहूँ चुन सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर नाइट स्काई को चुनता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पूरा कंप्यूटर है उसका जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। यहाँ चुन लेता हूं मैं नाइट स्काई और अप्लाई कर देता हूं। देखिए अब बदलने जा रहा है मेरा कंप्यूटर, जो रंगीन था किसी थोड़ी देर पहले, अब बदल करके वो हाई कंट्रास्ट थीम्स की तरफ चला गया, ताकि वो लोग भी इसको ढंग से देख सकें जो लोग पहले इसको देख नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, पता नहीं आज मेरा कंप्यूटर, मुझे लगता है कि ये करने से पहले मुझे एक बार रिस्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है, धीमी गति से नहीं, वो ये चीजें आ रही हैं। प्रेजेंटेशन और उसमें लग जाता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा वो हाँ, सीपीयू थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया। बिल्कुल तो देखिए बिल्कुल अब ये बदल गया। बदल गया। अब यदि मैं मान लीजिए मेरे लैपटॉप पर चलूं तो सब कुछ कैसा हो गया, देखिए आप मेरी स्क्रीन बदल करके। मान लीजिए उसी में वर्ड डॉक्यूमेंट में चलता हूं जो हमने खोला ये भी था। एक तरह की डिसेबिलिटी होगा इस सर, ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी। स्लो। नहीं, डिसेबिलिटी तो नहीं है ये, लेकिन ये तो कंप्यूटर आप मतलब उसकी सीमाएं हैं। तो देखिए ये देखिए आप जो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मेन्यू, ये बदल गया। और अब ये उन लोगों को भी दिखाई देगा जो कलर ब्लाइंड होंगे या जिनकी नजर कमजोर होगी। और ये सारा डॉक्यूमेंट भी बदल गया मेरा, और अब देखिए इसके रंग पूरी तरह से बदल गए हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं वापस जा करके इसको चाहूं तो फिर से उसी स्थिति में ले आता हूं। मैंने कहा इसमें कि मैंने इसमें चुन लिया नन, और उसके बाद अप्लाई बटन दबा दिया, तो ये वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। जी, तो ये देखिए अब फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहला वो दस्तावेज था। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी मोहन जी ने भी जिक्र किया उसका, जिसको बोलते हैं मैग्नीफायर। तो हम तो जैसे ये हमारा दस्तावेज था जो हमने खोला हुआ था, इस पर वापस चलते हैं। अब ये चक्र घूम रहा है क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटर का सीपीयू व्यस्त है इस समय, लेकिन कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बहुत बहुत महीन हो और किसी व्यक्ति को ये दिखाई ना दे रहे हो, तब वो क्या करेगा? वो व्यक्ति कैसे, मतलब जिसका लो विजन है, जिनका वो वो कैसे पढ़ेंगे इस दस्तावेज को? और मैंने दो तीन, चूंकि भाषा का भी हमने जिक्र किया था, तो मैंने दो तीन दस्तावेज यहाँ पर खोले हुए हैं। तो हम मान लीजिए इस पृष्ठ पर आते हैं जो साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप विंडोज और प्लस का सिंबल दबाएंगे, विंडोज और प्लस। और जब आप ऐसा करेंगे तो विंडोज और प्लस के बाद यहाँ पर एक मैग्नीफायर नाम का टूल आपके सामने आ जाता है। ये थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ से भी इसको ला सकते हैं आप। जहां पर आपने सेटिंग्स देखी थी, यहाँ से भी ला सकते हैं, वहां से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीफायर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ जाएं और यहाँ पर मैग्नीफायर को ऑन कर दें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि विंडोज और प्लस करने पर भी ये आ जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, धीमा पड़ गया है, समय ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ पर ऑन किया, अब मैग्नीफायर यहाँ पर आ जाएगा कुछ क्षणों में।
हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है एक तरह का लेंस है ये, और ये लेंस आप जहां भी अपना माउस लेके जाएंगे वहां जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बड़ा हो जाएगा, बड़े अक्षरों में आपको दिखाई देगा आप जहां ले जाते हैं। तो जिनकी नजर कमजोर है उनको अलग से कोई कोई लेंस लेके कंप्यूटर को देखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में ही उनके लिए लेंस मौजूद है। इसको आप यहां से वापस हटा दीजिए, और उसका एक तरीका ये भी है कि आप विंडोज और एस्केप की दबा देते हैं तब भी ऐसा हो जाता है, तब भी ये चला जाता है। तो ये दो चीजें आपने देखी। तीसरा एक और उदाहरण दूंगा और उसके बाद चूंकि हमारा समय काफी हो गया तो मैं समाप्त करूंगा। तीसरा उदाहरण क्या है कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं वो कंप्यूटर की सामग्री का प्रयोग कैसे करते हैं या कंप्यूटर पर काम कैसे करते हैं। वो लोग एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है स्क्रीन रीडर। और स्क्रीन रीडर कई प्रकार के आते हैं, जैसे एक स्क्रीन रीडर का नाम है एनवीडीए, एक का नाम है जॉज, और इसी तरह का एक स्क्रीन रीडर आपकी अपने विंडोज में आता है जिसका नाम है नैरेटर, जो कि सामग्री को पढ़कर सुना सकता है, जो आपको पन्नों पर आगे बढ़ने में यानी नेविगेट करने में, आगे पीछे चलने में मदद करता है शॉर्टकट्स के जरिए, और उसके जरिए पूरा कंप्यूटर वो लोग नियंत्रित कर सकते हैं स्क्रीन रीडर के जरिए। तो कैसे उसको लाते हैं? उसको लाने का बड़ा आसान तरीका है, आपको विंडोज कंट्रोल और एंटर दबाना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने विंडोज कंट्रोल और एंटर दबाया और आपने देखा कि ये मेरा जो चक्र था ये घूमने लगा, यानी कि अभी कुछ क्षणों में नैरेटर नाम का स्क्रीन रीडर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, और वो फिर चीजों को पढ़कर सुना सकता है, यहां तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में भी आपकी मदद करता है। तो हम इंतजार करते हैं उसके आने का। और आप चाहें तो उसको यहां से भी ला सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे शॉर्टकट्स की बजाय यहां से लाना ज्यादा आसान हो गया है। तो यहाँ नरेटर लिखा हुआ है, नरेटर पर आप क्लिक करें, और यहाँ आने के बाद इसको ऑन कर दिया, तो ये पहले से ही ऑन है, तो यानी कि वो सक्रिय हो चुका है। और जब आप इस दस्तावेज पर आते हैं यहाँ पर और यहाँ क्लिक करते हैं, अगर नरेटर ऑन है इस समय तो वो इसको आपको पढ़कर सुना सकता है। जैसे अभी तक लेकिन वो आया नहीं है क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा धीमा पड़ चुका है। बहरहाल सर, इसका एक और मैंने तरीका मेरे भी है। सिस्टम पे करके देखा सर, वो बहुत अच्छा, मतलब विंडोज कंट्रोल और इंटर करके वो नरेट कर रहा है सर, जो भी चीजें लिखी हुई हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए चालू हो गया, अब आ गया है वो। तो अब आप इसको, अब आपको ये पढ़कर सुना देगा ऐसे। Alert Vivo V2027 has left. Alert Vivo V2027 has joined the meeting. अब ये मीटिंग की भी बारे में देखिए हमें विस्तार से बता रहा है, क्योंकि किसी ने शायद खोला है। और ये मेरे यहाँ पर जो नरेटर खुला हुआ है ये भी Exiting narrator. अब मैंने इसको हटा दिया खैर फिलहाल। लेकिन इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपके। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो यहाँ रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको रीड अलाउड मिलता है, यानी कि इसको पढ़ने का एक दूसरा विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करने के बाद ये इसको पढ़कर सुनाना शुरू कर देता है। यानी जो व्यक्ति देख नहीं सकता है इस स्क्रीन को, वो पढ़कर, कंप्यूटर उसको पढ़कर सुना देता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए जैसे ही मैंने उसको दबाया यहाँ पर एक छोटी सी विंडो आ गई है जो इसको कंट्रोल करती है, और आप इसके जरिए सुन सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। मुझे लगता है ये जो डॉक्यूमेंट है, शायद ये डॉक्यूमेंट समस्या कर रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और दूसरा मैं उसको ही खोल लेता हूँ। अच्छा, चूंकि हमने बात की थी कि भाषा भाषा भी महत्वपूर्ण है, तो ये जो टूल है इनमें से बहुत सारे टूल हमारी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में भी मौजूद है। मैं यहाँ रिव्यू में जाता हूँ और मान लीजिए रीड अलाउड पर क्लिक करता हूँ, तो यही जो टिप्पणी है हिंदी में, इसको भी कंप्यूटर पढ़कर सुना सकता है, सिर्फ अंग्रेजी वाली बात नहीं है।
मुझे लगता है कहीं प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम हो रहा है हाँ नहीं, कहीं। वही सीपीयू हाँ, सीपीयू वाली मीटिंग का और उसका कहीं कुछ क्लैश हो रहा है कहीं। या लेकिन तो ये कहीं पढ़ता है, पर। बहुत आराम से पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड अलाउड करेंगे तो हाँ नहीं, हिंदी उसमें अंग्रेजी संदेह। सब कुछ पढ़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहरहाल ये जानकारी मतलब हम लोग को होनी चाहिए कि रिव्यू में आने के बाद आप रीड अलाउड पर यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं जहां पर हम सिर्फ दृष्टिबाधित नहीं बल्कि सभी 6 श्रेणियों के जो लोग हैं किस प्रकार से वो डिजिटल माध्यमों पर ज्यादा सक्षमता के साथ और समान ढंग से काम कर सकते हैं, उसके अनगिनत उदाहरण है। तो लेकिन फिलहाल ये जो है ये नहीं बोल रहा है क्योंकि सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन कोई बात नहीं। तो 3-4 उदाहरण मैंने आपको बताए और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, लेकिन 1-2 चीजें जो मेरी मेरी प्रेजेंटेशन में जो कम से कम दृष्टि से जुड़ी हुई जो 1-2 चीजें और हैं उनको संक्षेप में दिखाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया है सिस्टम। जी, तो यहाँ आते हैं हम लोग और ये जो आपको दिखाई देगा ये क्या है, सीइंग एआई नाम का माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है जो मोबाइल फोन के लिए जारी किया गया है। कोई भी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है यदि अपने मोबाइल फोन में इसको डाउनलोड कर लेता है तो इसका प्रयोग करते हुए वो बहुत सारे काम कर सकता है, जिनका उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे। Seeing AI is a Microsoft research project for people with visual impairments. The app narrates the world around you by turning the visual world into an audible experience. Point your phone's camera, select a channel, and hear a description. The app recognizes saved friends. Jenny near top right, 3 feet away. Describes the people around you, including their emotions. 28-year-old female wearing glasses looking happy. It reads text out loud as it comes into view, like on an envelope. Ken Lawrence, P.O. Box. Or a room entrance. Conference 2005. Or scan and read documents like books and letters. The app will guide you and recognize the text with its formatting. Top and left edge is not visible. Hold steady. Lease agreement. This agreement When paying with cash, the app identifies currency bills. $20. When looking for something in your pantry or at the store, use the barcode scanner with audio cues to help you find what you want. Campbell's tomato soup. When available, hear additional product details. Heated microwave bowl on height. And even hear descriptions of images in other apps like Twitter by importing them into Seeing AI. A close-up of Bill Gates. Finally, explore our experimental features like scene descriptions to get a glimpse of the future. I think it's a young girl throwing a frisbee in the park. Experience the world around you with the Seeing AI तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा app from Microsoft. ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है सीइंग एआई और मेरे स्मार्टफोन में भी मैंने इसको डाउनलोड किया है। अब इसमें बहुत सारी क्षमताएं, यहाँ तक कि हम लोग अक्सर किताबें पढ़ने के लिए ब्रेल में किताबें प्रकाशित की जाती है ना दृष्टिबाधितों के लिए, लेकिन अब वो बाधा नहीं रही। सामान्य मुद्रित किताबें भी वो लोग पढ़ सकते हैं, बस ये एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये किताब है और मेरे पास ये एप्लीकेशन भी है, मैं इसको लगाता हूं किताब के सामने और अब देखिए क्या होता है। अब ये जो पूरा किताब का जो पूरा टेक्स्ट था वो यहाँ पर टाइप होकर के आ गया है और उसके बाद अब इसको सुना जा सकता है। One of the most brilliant scientific minds since Einstein Daily Express. Was there a beginning of किताब में time? जो छपा हुआ था Time run backwards. उसको पढ़कर सुनाया जा रहा है, यानी ब्रेल की आवश्यकता या ब्रेल की मजबूरी नहीं रही। तो ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट साउंडस्केप नाम का एक एप्लीकेशन है जो अनेक देशों में चलता है, भारत में अभी नहीं आया, लेकिन अगर यदि इसको कोई व्यक्ति डाल लेता है अपने मोबाइल फोन में तो ये बताता है कि आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पर किस जगह पहुंच चुके हैं, किधर आपके बस स्टॉप आ गया है, कहाँ से बस आ रही है, आदि आदि। इसकी झलक देखिए, उसके बाद बात समाप्त करेंगे।
First, let's listen to the information of your location and surroundings. Soundscape will tell you where you are, what direction you are going, and what is nearby. Facing southeast along Bleecker Street. Intersection with Morton Street 50 meters ahead. When you walk with Soundscape, various places such as stores and parks will be read out from the direction in which they are located. Jones Records. Vegan Cafe. It will also read out information about intersections and roads. You can discover places that you didn't know existed, even if you pass by them often, because they are read out one after another, and in this way will make unfamiliar places feel more familiar. Approaching intersection. Franklin Street goes left. King Street continues ahead. तो देखा आपने, ये सारी कितनी ज्यादा ये जो सुगम्य तकनीकें हैं, ये जीवन को कितना बेहतर बना सकती है सबके लिए, उसका उदाहरण, उसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। यहाँ पर आके मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि क्या ये चलता है क्या, जहाँ पर हम लोग मगध साम्राज्य का जितना बखान किया जाए कम है। इतना विशाल साम्राज्य और इतने आदर्श धरातल पर खड़ा हुआ। तो सुगम्य तकनीकें सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, बल्कि हमारी भाषाओं में भी। एक अन्य दस्तावेज यहाँ पर खोलते हैं, ये तमिल का दस्तावेज है, और यहाँ देखते हैं, वही हम लोग जाते हैं रिव्यू में, और रिव्यू में जाने के बाद वही रीड अलाउड। छोड़ते हैं इसको, क्योंकि समय लेगा। वो वही समस्या है कि वो एक डॉक्यूमेंट चल गया, दूसरा अभी व्यस्तता बनी हुई है। यहाँ तक कि जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो सेव करने में भी काफी समय ले रहा है, डॉक्यूमेंट को बंद करने में भी बहुत समय ले रहा है। लेकिन ये सारी चीजें, कुछ चीजें हमने आज उदाहरण देखे, और इससे स्पष्ट है कि सुगम्य तकनीकें हमारे बीच में हैं। और हालांकि हमने आज सिर्फ एक ही कैटेगरी, एक ही श्रेणी को कवर किया, लेकिन और इस श्रेणी में भी बहुत कुछ है। अभी समझिए कि हमने इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम लोग कवर कर पाए हैं, क्योंकि बहुत समय, काफी समय चाहिए इसके लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छी झलक मिली होगी, एक अच्छा परिचय मिला होगा कि किस प्रकार से हमें, कौन सी आदर्श स्थिति है इस समाज में दिव्यांगजनों के लिए बनाने की, जिसकी हमको जरूरत है, और उसमें टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारा साथ दे सकती है और हमारी भाषाओं का साथ दे सकती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। थोड़ा सा अधिक समय हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालेंद्र जी। आपने जिन विषयों को आज समाहित किया, वास्तव में ये दिव्यांगजन के लिए प्रौद्योगिकी और उसकी भाषा, दिव्यांगजन के लिए आज की प्रौद्योगिकी कितनी सहायक हो सकती है, उसके लिए तमाम तरह की। और ये दिव्यांगजन, जैसे आपने बताया कि दिव्यांगजन केवल जो हमको सामने दिखाई दे रहा वही नहीं है, कल को मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे भी किस तरह की, मतलब आंखों से दिखना कम हो सकता है, मेरी जबान हो सकता है कि मैं उतना नहीं बोल पाऊं, मेरे हाथ पैर इतने काम नहीं कर पाए, तो मेरे लिए भी वो समान रूप से वो सारी चीजें लागू होती हैं। ये सभी चीजें एक जो प्रत्येक व्यक्ति पर, उसके जीवन के हर क्षेत्र में या हर एक पहलू पर ये लागू होती है। और इन चीजों को, और ये आज तो जितनी भी हम लोग, मैंने जैसे बताया कि हम लोग विंडोज 95 से लेकर के आज तक इन चीजों को बराबर देखते आ रहे हैं, और कभी इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं, या रीड अलाउड कर रहे हैं, या आपने जो मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके लिए मुझे आवाज चाहिए, तो वो आवाज देने का काम भी, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आवाज हो सकता है बहुत पतली हो, मेरी आवाज बहुत मोटी हो, मेरा उच्चारण सही नहीं हो, लेकिन मैंने अगर कोई टेक्स्ट अगर मैंने टाइप कर दिया है, तो उस टेक्स्ट को भी मैं आज उसको रीड अलाउड करके या उसको भी टेक्स्ट टू स्पीच कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। बहुत साल पहले मैंने किसी दिव्यांग जन का एक इंटरव्यू पढ़ा था, देखा था, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार से और जनता से कोई इतनी सी डिमांड है कि आप हमारे ऊपर कोई सहानुभूति न करें, बल्कि
हमें एक ऐसा माहौल दे दें कि मैं अपनी साइकिल से या मैं अपनी जो भी मेरी ट्राईसाइकिल है मैं उसको लेकर के किसी भी बिल्डिंग में अंदर घुस सकूं। मुझे इतना चाहिए, मैं किसी के पास भी जा सकूं, मैं बस में चढ़ सकूं, मैं कहीं पर भी किसी बिल्डिंग में जा सकूं, मैं अस्पताल में जा सकूं, मेरे को इतना चाहिए। या जहां पर जो लोग देखने में अक्षम है या पहुंचने में अक्षम है, उनके लिए उस तरह की सुविधाएं सरकार और आम पब्लिक की तरफ से, समुदाय की तरफ से जुटाई जाती हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ा उपकार होगा। न केवल सहानुभूति दिखाने से ही ये हमारे ऊपर बात नहीं बनेगी। तो मुझे वास्तव में उस समय बहुत एक दुख भी हुआ कि हम लोग अभी तक इन लोगों के लिए या इस तरह के अक्षमता वाले लोगों के लिए या कमजोरी वाले लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के वर्षों में हम देखते हैं कि भारत सरकार की या राज्य सरकारों की प्रत्येक जो बिल्डिंग बन रही है, पुरानी बनी हुई है, उनमें भी अब रैंप सुविधाएं दी जा रही हैं, रैंप लगाए जा रहे हैं उनमें, ताकि ऐसी किसी को भी जो भी अपने किसी अगर साइकिल में है, अपना व्हील चेयर पर है, तो वो कम से कम अंदर तक आ जा सके, आराम से उस अपनी बात कहीं पर रखना है, मिलना है, वो अपनी बात को वहां तक कर सके। मित्रों, तो अब हम लोग आते हैं और आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं, अगर मैं कहूँ कि विशेष मेहमानों की उनसे हम आज की राय ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक कृपया 2 मिनट से 3 मिनट के अंतर्गत अपनी बातचीत करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम डॉक्टर राजीव रावत, विमर्श में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। डॉक्टर राजीव रावत संयुक्त निदेशक हैं राजभाषा भारत सरकार में और IIT खड़गपुर में हैं। और कृपया आप आए, आप IT से, सेक्टर से, IT भाषा से और राजभाषा से जुड़े हुए हैं और IT के बारे में आपके कई व्याख्यान हो चुके हैं। और कृपया आए। और राजीव रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बहुगुणा जी। और मैं तो अभिभूत हूँ बालेंदु जी की प्रस्तुति से, उनकी जानकारी से। और हम लोगों के तो वो गुरु ही हैं। हमने राजभाषा में, हिंदी में जो कुछ भी कंप्यूटर पे उंगलियां चलाना सीखी हैं, उसके हमारे प्रणेता आदि पुरुष आदरणीय बालेंदु जी ही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे परम मित्र भी हैं और हमें उनका सानिध्य, मार्गदर्शन सदैव मिलता है। मैं ये देख रहा था कि आज के इस पूरे समय में जितना इस पूरे विषय को उन्होंने नवीनतम तकनीक की जो प्रविधि है उनको कितने अच्छे तरीके से, ये न कि सिर्फ दिव्यांगों के लिए, ये तो हम सब बहुत सारे लोग जो इन विषयों में नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए बड़ी उपयोगी तकनीक और प्रविधियों के विषय में आपने बताया है। बीच बीच में आपका कंप्यूटर जब थोड़ी सी विकलांगता दर्शाता था तो मुझे वो खिलौना फिल्म का वो गीत याद आता था कि खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तो ये जो आप बता रहे थे वो अभी हम दिव्यांग से अलग हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग प्रौद्योगिकियों के विषय में जो इतना नहीं जानते हैं, वे भी अभी प्रौद्योगिकी के बारे में कम जानकार हैं। तो मैं एक सवाल मेरे मन में आपके पूछने के लिए आ रहा था बार बार, जैसा कि जिसकी ओर मोहन बहुगुणा सर ने भी संकेत किया कि इतनी प्रौद्योगिकी के विस्फोट के इस युग में सामान्य जन भी इतना प्रौद्योगिकी आश्रित जीवन जीने लग गए हैं। इससे भी कई तरह की विकलांगताएं एक सामान्य जन में भी आ रही है। मैं उन्हें अलग भी करूं, जो प्रकृति प्रदत्त विकलांगता है, भाग्य प्रदत्त या दुर्घटनावश जो 6 विकलांगताओं का आपने, उनमें से अगर हम 5 को लेकर चलें, तो जो सामान्य जन है, जो बिल्कुल सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, वे भी इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के ऊपर इतने आश्रित होते जा रहे हैं। तो इससे जो उत्पादित या आयातित विकलांगता है, ये एक आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। भारत की कहें तो भारत की और विश्व की कहें तो विश्व की भी। इसके ऊपर एक आपकी मैं राय लेना चाहूंगा कि उससे कैसे बचा जाए, आदरणीय बालेंदु जी।
राजीव जी, मैं चूंकि थोड़ा सा अभी दोबारा जुड़ा हूँ, मैंने आधा सवाल आपका मिस कर दिया, बीच में मुझे अच्छा, छोड़ना पड़ा क्योंकि वो सिस्टम की समस्या थी। कृपया रिपीट कर दें, उसको दोहरा दें मैं कृपया। मतलब आपकी पूरी जानकारियों से तो हम सब लोग अभिभूत हैं ही, उसके प्रति तो सबके मन में आपके प्रति आदर भाव है ही, और आप तो हमारे सबके गुरुजन हैं ही इस विषय में, प्रौद्योगिकी के विषय में। मैं ये कह रहा था कि जो आपने दिव्यांग जन के लिए इन बहुत सारी तकनीकी प्रविधियों के बारे में जो बताया, वो भी हमारे लिए सभी के लिए बहुत सी नई जानकारियां थी। लेकिन मेरा उसके साथ साथ एक प्रश्न ये था कि दिव्यांग जन तो इन तकनीकों का प्रयोग करेंगे ही करेंगे और अपने जीवन को सहज और सामान्य रूप से जी सकेंगे, ये प्रौद्योगिकी का वरदान है। लेकिन जो सामान्य जन है, जो सक्षम जन है, जो प्रौद्योगिकी पर आश्रितता बढ़ रही है, और उससे जो शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं या कहें कि विकलांगताएं पैदा हो रही हैं समाज में, परिवार में, व्यक्तियों में, उससे कैसे बचा जाए? जी जी, वो एक अलग सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और ये वास्तविकता है कि धीरे धीरे जो तकनीकें हैं आज, पहले शुरुआत में हमारी सुविधाओं के तौर पर हमने उन्हें अपनाया, लेकिन धीरे धीरे हम इनके आदी हो गए हैं और इन पर आश्रित हो गए हैं। और जैसा कि मैंने वो एक बहुत बहुत अच्छी किताब है, निकोलस कार की एक किताब है द शैलोज के नाम से, जिसमें उन्होंने शोध करके ये बात कही है कि धीरे धीरे हम लोग इतने ज्यादा आश्रित हो गए हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, गूगल सर्च आदि पर, कि हमारे जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे कुंद हो रहे हैं। मतलब हमने उनका प्रयोग करना बहुत कम कर दिया है पहले की तुलना में। जैसे आज स्थिति यह है कि कोई छोटा सा प्रश्न भी हमसे पूछता है तो उसका उत्तर देने के लिए हम सोचेंगे नहीं, बल्कि सीधे सीधे गूगल में जाएंगे और सर्च करने की कोशिश करेंगे। बल्कि बल्कि अब तो चैट जीपीटी पर जाकर के सर्च करने की कोशिश करेंगे कि वो और भी ज्यादा सटीक और सीधा उत्तर दे देगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि ये अगर इतिहास पर ध्यान दें, तो जैसे जैसे मानव सभ्यता ने औजार बनाने शुरू किए, बहुत पुराने अतीत से आप चले आइए, तो वो औजार हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते चले गए, लेकिन धीरे धीरे उन पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती चली गई। अब ये चीज आपको अपने सामान्य जीवन में भी दिखाई देगी। जैसे हमारा टहलना बंद हो गया क्योंकि हम लोग वाहनों से चलने लगे, वो एक उदाहरण है। या जैसे मनोरंजन का है तो घर से बाहर निकलना बंद हो गया। अन्यथा पहले हमारे बच्चे खेल कूद पर ध्यान देते थे, लेकिन अब घर में ही वो मोबाइल फोन पर या वीडियो गेम्स खेलने लगे। तो ये जो तकनीकें हैं, ये एक तरफ सुविधा देती है, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं। और यहाँ पर हमारा अपना विवेक काम आएगा, जो जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए कि इनको एक बैलेंस के तौर पर, एक संतुलन बनाते हुए इनका इस्तेमाल हम करें। और हर व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा इस संदर्भ में, क्योंकि इन तकनीकों को रोकना भी संभव नहीं है। अब समाज हमारा इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और लोगों को रोकना भी संभव नहीं है। बेहतर यही है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाएं खुद तय करे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा उदाहरण बताता हूं कि फेसबुक पर जो मैं जब जाता हूं तो मेरा समय निर्धारित है कि पूरे दिन में 15 मिनट से ज्यादा नहीं देता, सिर्फ 15 मिनट में फेसबुक पर देता हूं। रोज जाता हूं, लेकिन अधिकतम 15 मिनट मैंने तय किए हुए हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप पर मैंने तय किया हुआ है कि मैं अधिकतम आधा घंटा व्हाट्सएप पर दूंगा, इससे अधिक नहीं दूंगा। तो आपको अपना एक आत्म अनुशासन की भी आवश्यकता है, अपने खुद के नियमों को गढ़ा जाए और थोड़ा, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा हमें। बालेंद्र जी, एक निवेदन है कि इस विवेक को ढूंढने के लिए भी आपको तकनीक खोजनी पड़ेगी, नहीं तो विवेक तो खत्म हो जाएगा। जी बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि राजीव जी ने बताया कि आपने इतने बड़े विषय को, बालेंद्र जी ने इतने बड़े विषय को 1 घंटे में किस तरह से प्रस्तुत किया होगा, और कितनी उसको मतलब उनको मेहनत करनी पड़ी उसमें। वास्तव में 1 घंटे में तो इसको विषय को नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आपने पूरा कॉम्पैक्ट करके उसको जो है इतना करके और हमारा जो मार्गदर्शन किया, वास्तव में बहुत अच्छा है। साथ ही हमको जो अपने विवेक को जागृत करने वाली बात है कि हमको मोबाइल फोन का कौन से एप्लीकेशन का कितना उपयोग करना है, ये भी हमारे अपने विवेक पर ही निर्भर करता है, और हमें उतना करना भी चाहिए। अब इसी कड़ी में इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, दीपचंद पंत योग विशेषज्ञ हैं, कृपया आएं और अपना आज का विमर्श में अपनी बात रखें। दीपचंद पंत शायद नहीं है,
तो मैं पुनः आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। आप हिंदी तकनीक और आईटी वगैरह विषयों से आप जुड़े हुए हैं और आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। कृपया आज के विमर्श में आप शामिल हों। धन्यवाद जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। वैसे आज के कार्यक्रम का मुझे पता भी नहीं था, मैं क्योंकि ऑनलाइन में एक पोस्टर देखकर उसमें मेरा नाम था, मैं आ गया था। वैसे लगातार आज सुबह से मतलब लगभग 2 बजे से वहाँ एक और कार्यक्रम चल रहा है जिसका संचालक आयोजक मैं खुद हूँ और 2 स्क्रीन पर सक्रिय हूँ मैं। एक तरफ लैपटॉप पे वो स्क्रीन चल रही है, मोबाइल से इसमें जुड़ गया। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनु भार्गव जी और वैश्विक हिंदी परिवार के स्थापक अनिल जोशी जी और तमाम अन्य मित्र, सभी का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है। तो विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे जुड़ा हुआ विषय है। हम सोचते हैं कि हम विकलांग नहीं है, हम दिव्यांग नहीं है, लेकिन दिव्य शब्द पर कोई लेना चाहेंगे अपनी बोध और अपने के साथ जोड़ना चाहेंगे। तो हम लोग हिंदी साहित्य में विशेषकर विश्व हिंदी परिवार ने इस विषय का आयोजन किया। मैं उस दृष्टि से जब एक शिक्षक के नाते एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में जहां पढ़ा रहा हूं वहां की समस्या को लेकर जस्ट इस पर मैं बात रखना चाहता हूं। हम सब पढ़ते जाकी कृपा पंगु गिरी लंगया अंधे को सब कुछ दर्शाई की बात होती है। यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर इन समस्याओं को पाटने की बात हो रही है। सचमुच ये तो सही है। हमारे पास पांडिचेरी विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कोई फीस नहीं लेते यहाँ पे। तो इस बहाने कई विद्यार्थी आते हैं। मैं अपने विभाग तक सीमित कर लूं, मतलब हिंदी विभाग तक। हिंदी विभाग में पिछले सालों में एक विद्यार्थिनी आई थी, वो देख नहीं पा रही थी, उनके लिए कुछ समस्याएं मतलब हमने सॉल्व किया था, उस ढंग से वो पढ़ाई पूरी कर दी, अभी शिक्षक भी बन गई है, एक कॉलेज में पढ़ा रही है वो। लेकिन पिछले दिनों में एक और विद्यार्थी आ गया था और उसकी बात पहले मैं कहता हूँ, बाकी आगे की बातें देखते हैं। जैसे आज जो भी है टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और कई सारी सुविधाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इनके लिए अलग से एक विंग है जो लाइब्रेरी में है, तो उनको ऐसे ही मतलब जो भी दिव्यांग लोग हैं कई सारे वो देखते हैं। मैं यहाँ बालेंदु जी ने काफी विस्तार से अपने विषय को केंद्रित किया है, लेकिन मैं यहाँ पे दृष्टिबाधित पर केंद्रित कर रहा हूँ, वो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पर केंद्रित कर रहा हूँ। तो एक विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पिछले साल ज्वाइन किया था, तो उनकी समस्या ये थी कि वो देख तो नहीं पाता, खुद सुन नहीं पाता, सुनता है लेकिन कुछ खुद नहीं पढ़ पाता। तो उनके लिए हमने कई सारे जो भी साधन है बता दिया और जो भी लैब है वो भी दिखा दिया, सब कुछ है। और फॉर एग्जांपल जो भी टेक्स्ट है, स्कैन टेक्स्ट है, या टेक्स्ट को स्कैन करके उसी टेक्स्ट को जो OCR के माध्यम से पढ़ने के लिए हमने कहा। तो उस विद्यार्थी की समस्या सुनिए आप, कि वो बताने लगा आकर, सर मैं इनको सुनना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा क्या कुछ समस्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब अपरिचित आवाजें मैं नहीं सुनना चाहता है, मुझे परिचित आवाजें चाहिए, जैसे मेरे शिक्षक हो, मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो, ऐसे मुझे सुनाए उस आवाज, मतलब उस आवाज में उनकी आवाज मैं सुनूं, तो उस ढंग से पढ़ने वाले चाहिए। उसके लिए भी कस्टमाइजेशन करने की हमने कोशिश की है। तो असली चीज पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। वैसे एक छोटे से विषय को, जैसे मैं कहा हिंदी साहित्य का विषय है, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए समूचा टेक्स्ट जो भी हम लोग जो देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उनके पास सामने किताबें हैं, वो तो आराम से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सबसे बड़ी चुनौती जो है, कंप्यूटर पर अभी हमारे हिंदी साहित्य की तमाम किताबें कॉपीराइट फ्री अवेलेबल नहीं है, एक समस्या वो है। और जो किताबें अवेलेबल है तो उनको जो फॉन्ट की सारी समस्या सब तो खत्म हो चुकी है यूनिकोड आने के बाद, या OCR टेक्नोलॉजीज बाकी सारे आने के बाद जो भी है। तो इसके बावजूद निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक सदी से ज्यादा लंबा हिंदी प्रचार, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के प्रोन्नयन के लिए जो संस्थाएं खड़ी है, मतलब प्रचार प्रसार के लिए, नागरिक प्रचारणी परिषद हो, हिंदी साहित्य सम्मेलन हो, राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति हो, या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हो, तो इनको मैं क्षमा चाहूंगा कि ये तकनीकी दृष्टि से थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। अच्छा, कोई बोल रहे हैं पीछे, मुझे रोकना है।
नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। जी। अच्छा, कोई पीछे बोलने लगे तो मुझे अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये सारी संस्थाएं तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हुई है, और आज हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो कि दृष्टिबाधित है हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा में आगे बढ़े, तो उनके लिए कई सारी चुनौतियां हैं, और तकनीकी से लेकर कई सारे काम हो रहे हैं और अपने अपनी प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं। लेकिन हम जैसे मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से कुछ ना कुछ हम करें, जिससे कि हम मतलब एक सीमित या संकुचित दायरा मान लीजिए, उस दायरे के लिए कुछ समस्याएं हम सॉल्व कर दें। निश्चित तौर पे ऐसे मतलब हमारे विचारों का, विमर्शों का फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि पहले से मेरा यही प्रयास है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ समस्या को सामने लेता हूँ और उसके लिए बाबू जवाब जी, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। जी जी, इसीलिए जी कर बोगड़ा रहा हूँ, जी, खत्म कर दिया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत बोगड़ा जी, धन्यवाद सर आपका। बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जी अपनी जो आपने प्रयास किए, वास्तव में वो काफी सराहनीय प्रयास है, और हम जी सभी बगुड़ा लोग जी, मिलकर एक सेकेंड एक सेकेंड। जी देखिए, जी 7:27 हो गए हैं जी जी इस कार्यक्रम में, और अभी हमारे अध्यक्ष ने भी बोलना है। तो जी मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से एक एक दो दो मिनट लें, और फिर उसके बाद अनूप जी मेरे सामने है, वो कहें, इसको समारोप करें। जी बहुत जी समय हो गया जी है। जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विजय नगरकर जी को, अगर हैं तो। विजय नगरकर जी, आप भी आईटी से जुड़े हुए विषयों को लेते हैं, और हिंदी के अच्छे लेखक हैं, राजभाषा से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर विजय नगरकर जी शायद अभी जुड़े थे लेकिन गए। और इसी कड़ी में सुधनवा जोगलेकर, तकनीकी शिक्षाविद। सुधनवा जी हैं? नहीं है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, उपनिदेशक राजभाषा, भारत सरकार। नहीं है। जी जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी, इस मंच के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। इस मंच का परिचय तो काफी पहले से है, लेकिन ये पहला अवसर है, मैं जुड़ रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की भूमिका मैं मिस कर गया जो आपने प्रदान की, लेकिन उसके बाद बालेंद्र जी का जो भी व्याख्यान हुआ वो काफी रोचक और ज्ञानवर्धक रहा। जैसा कि समय काफी जा चुका है, और अब हम लोगों के लिए विशेष कुछ बचा नहीं है विमर्श के लिए, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसा बालेंद्र जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि जो हमारी आई बॉल है उसके मूवमेंट से ही अब हम टाइप कर रहे हैं। तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ साल पहले जब मैं वॉइस टाइपिंग के ऊपर बात कर रहा था, तब एक प्रतिभागी ने ऐसे ही हास प्रयास में कहा था कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि अब हम मतलब आप मैनुअली टाइप कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल वॉइस टाइपिंग में बोल के टाइप कर रहे हैं और टाइप हो रहा है, तो क्या ऐसा संभव है कि हम कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि हम सोचें और टाइप हो जाए? तो ये हास प्रयास में कही गई बात आज एक रियलिटी की ओर, एक वास्तविकता की ओर आगे बढ़ रही है ना? मतलब आंखों के मूवमेंट से तो हम टाइप कर ही रहे हैं, कुछ सालों के बाद जब जैसा बताया जा रहा है कि एआई और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उस दोनों के बीच में जो समन्वय बनता जा रहा है, यानी कि ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भी माइक्रोचिप्स जो है फिट किए जा रहे हैं, और हो सकता है कि एक दो दशकों के बाद जो है इसके परिणाम हमको देखने को लिए मिले। लेकिन एक जो चिंता की बात डॉक्टर रावत जी ने उठाई, वो भी बिल्कुल जायज है। हमें ये देखना है कि जो तकनीक है वो हमारे लिए कब, कहाँ, क्यों और कितनी उपयोग में लाई जाए, और कहाँ उसके लिए एक अल्प विराम उसके लिए लगाया जाए। जी किसी ने प्रश्न किया था कि सर ऐसा आप भी डेवलप कीजिए, जी 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 ऐसा डेवलप कीजिए। कृपया बहुत बहुत संक्षेप धन्यवाद करें। जी जी। डॉक्टर के कोकिला जी ने अभी हैंड रेज किया है, कृपया संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें। हाँ, बस 1 मिनट मैं और लेता हूँ, 1 मिनट के साथ मैं समाप्त करूंगा, जी उसके बाद कोकिला जी को ले लीजिएगा। तो जैसा रावत जी बता रहे थे कि हम ईयरबड लगा रहे हैं, तो ईयरबड से भी काफी समस्याएं आ रही हैं। बहुत ज्यादा टाइम ईयरबड लगाने से जो हमारी श्रवण शक्ति है वो प्रभावित हो रही है। लगातार मोबाइल के ऊपर हमारी दृष्टि लगी रहती है, उससे हमारी दृष्टि प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार की जो समस्या है, इसमें
मोबाइल भी हमको अलर्ट देता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम अपने ईयरफोन हमने लगाया हुआ है तो हमको मैसेज आ जाता है कि आपने 2 घंटे से आप यूट्यूब देख रहे हैं और आपने ईयरफोन डाला हुआ है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है तकनीक हमारी मदद कर रही है, लेकिन अपना जो विवेक है वो भी हमारे लिए उसका भी हमको प्रयोग करना है। तो तकनीक का प्रयोग, लेकिन एक संतुलित मनोभाव के साथ अगर हम करें तो हमारा भविष्य जो है ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। इसी टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बहुगुणा से अनुरोध करता हूँ कि आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी, और आपने सही कहा। और अब डॉक्टर के कोकिला जी ने हैंड रेज किया है, कृपया संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जो है ज्ञानवर्धक रहा आपका व्याख्यान। वैसे फेसबुक पे मुलाकात होती रहती है। मैं जी अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, इफ्लू में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। जी तो वैसे तो मेरा मतलब बैकग्राउंड हिंदी से है। मैं हिंदी प्राध्यापक भी रही हूँ 15 वर्ष। तो उसके बाद यहाँ पर मैं 2010 से हूँ अभी। तो मेरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज में मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आप और अभी हमारे बाबूजी भी चर्चा कर रहे थे कि विकलांग और विशेष करके जो मतलब जो दृष्टि से जिनको दिखाई नहीं देता, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी रह चुके हैं साहित्य विभाग में। उनके लिए जैसे अभी आपने कहा ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए आसानी है और पढ़ने में भी जो है वो भाषा एक तरह से पूरी तरह से मशीनी वैसी रहती है। ठीक है, उसको हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर एक और मतलब समस्या हो जाती है, जैसे मतलब लिखने वाली समस्या हो जाती है। मशीन तो काफी हद तक मदद करती है, कुछ ऐसे स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स आए हुए हैं, लेकिन उसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग, राइट? तो उसको कैसे मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, और दूसरी बात उच्चारण की बात नहीं है, उस टूल में कुछ शब्द नहीं होते हैं। तो जो हम नए शब्द बोल रहे हैं या उसमें मतलब काफी सारे उन टूल्स को डेवलप करने की भी जरूरत है। ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि कभी कभी मतलब जल्दबाजी में हम लोगों को अब हिंदी में या तेलुगु वगैरह भाषाओं में मैं टाइप भी करती हूँ, तो करने में थोड़ी समस्या देर हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसे ही जो है टूल्स का प्रयोग करने लगती हूँ, तो वहां पर ये सारी समस्याएं मैंने देखी है। तो इनको कुछ डेवलप करने के लिए आप लोग मतलब विचार कर रहे हैं, या फिर आपके पास क्या टूल्स हैं सर माइक्रोसॉफ्ट में जो स्पीच टू टेक्स्ट वाले? जी, जी बालेंद्र वैसे जी तो कुछ जवाब देंगे? जी हाँ, थोड़ा संक्षेप में सुनिए, जवाब दूंगा। एक एक सेकंड बालेंदु जी, मुझे लगता है कि एक बार इसको ना समारोह एक इसको कर लेने देते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के पास समय असल में ना बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए आप इसको संक्षेप में उत्तर दे दें और उसके बाद कृपया अभी बाकी लोग व्यक्तिगत रूप से बालेंदु जी से चर्चा हाँ, कर लें, इसके है बाद ना? फिर अध्यक्ष की बात सुनते हैं। हाँ जी। जी बालन जी। तो कोकिला जी, आपको जो समस्याएं आ रही हैं, स्वाभाविक है कि वो वास्तव में आपको प्रभावित कर रही हैं, इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया। लेकिन ये जो तकनीकें हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकें हैं, ये निरंतर इनका विकास हो रहा है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग पर आधारित है। तो हमारे यही जो अनुभव है, जो ये हमें समस्याएं आती है, इन्हीं समस्याओं से ये बेहतर होती है, अपने आप को बेहतर करती चली जाती है। हम बहुत काम कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ही अब आप बोलकर टाइप कर सकते हैं, आप एमएस वर्ड में भी बोलकर टाइप कर सकते हैं, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर अनुवाद भी हो जाता है, वहीं पर आप सुन भी सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट भी हो जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच भी हो जाता है। ज्यादातर चीजें अब उन सामान्य सॉफ्टवेयरों में आ गई है जिनका प्रयोग हम रोज करते हैं, और ये निरंतर बेहतर होते चले जाएंगे। यही उत्तर हो सकता है, हम लगातार इन पर काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद बालन जी। धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में इसको सही ढंग से इसको व्याख्यायित किया, उत्तर दिया। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज की इस पूरी जो हमारी संगोष्ठी थी, इसके अध्यक्ष आदरणीय अनूप भार्गव जी अमेरिका से हैं। आप न केवल तकनीकविद हैं, बल्कि कविता लेखन साहित्य के बहुत मर्मज्ञ विशेषज्ञ कह सकते हैं, और बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आप कृपया अध्यक्षीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, आदरणीय अनूप भार्गव जी। धन्यवाद मोहन बहुगुणा जी।
धन्यवाद वैश्विक हिंदी परिवार को जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया। बालिंदु मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बरसों से बहुत सी परियोजनाओं पे हमने साथ में काम किया है। बालिंदु को सुनना अपने आप में एक उपलब्धि रहती है हमेशा, और इस बार भी रही। तो अच्छी बात तो यह है कि जब बालिंदु को सुनते हैं तो बहुत सी नई बातें जानने को मिलती हैं। लेकिन एक समस्या ये होती है कि जब उनके बाद में अध्यक्षीय भाषण देना होता है तो कुछ बच नहीं जाता है कहने के लिए। लगभग सभी बातें जो मैं कहना चाहता था बालिंदु ने पहले ही बड़े अच्छे तरीके से कह दी हैं, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ मैं रेखांकित करूंगा जो मैं बातें कहना चाहता था, जो महत्वपूर्ण है बातें। सिर्फ मुझे मालूम है समय कम है, तो मैं कुल 3-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो पहली बात तो जो बालिंदु ने कही कि विकलांगता निजी नहीं है, सामाजिक समस्या है ना। विकलांगता बीमारी नहीं है। पहले लोग विकलांगता के बारे में बात करने से भी डरते थे, है ना। एक एक अजब सा एक दृष्टिकोण था कि बात ही नहीं करते थे उसके बारे में। तो अच्छी बात है कि अब कम से कम हम उससे तो आगे बढ़े हैं। लोग अपनी विकलांगता को स्वीकार करने लगे हैं और उसके लिए मांग करने लगे हैं, है ना, कि मुझे ये चाहिए, समाज से मांगने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब विकलांगता की बात आती है तो हमें दिमाग से तो सोचना ही है उसके समाधान के बारे में, लेकिन दिमाग के साथ साथ हमें दिल से भी सोचने की जरूरत है। और वो इसलिए कि सिर्फ अगर हम दिमाग से सोचते हैं तो एक आर्थिक दृष्टिकोण अपने आप बीच में आ जाता है। विशेषकर जब हम कंपनियों की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, अगर ये कंपनियां सिर्फ इस तरह से सोचने लगें कि हमें इससे क्या मिलने वाला है ना, कि जो भी हम साधन उपलब्ध करा रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है, अगर वो सिर्फ इसी तरह सोचने लगें तो हमें ज्यादा हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा कि दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचने की जरूरत है। और ये मुझे खुशी है, बालिंदु को मैं जानता हूं, अक्सर बात होती रहती है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। गूगल में मेरे बहुत कुछ निजी मित्र हैं, कुछ मेरे संबंधी हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। तो एक बार मेरी ऐसी ही बात हो रही थी, गूगल में मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि जितना भी धन और वो साधन वो लगा रहे हैं विकलांगों को सुलभ करवाने के लिए, उसका रिटर्न कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही, और वो मैं उस बात से जोड़ना चाहूंगा जो बालिंदु ने भी कही कि विकलांग, चाहे हमें उससे कोई फायदा नहीं हो रहा हो, हम विकलांग नहीं हैं, हमें उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो विकलांगों की संख्या है वो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई मित्र या हमारा संबंधी इस समस्या से इससे ग्रसित है। और यदि अगर हम देखते हैं कि कोई कंपनी उसको सहायता दे रही है, उसको लाभ दे रही है, उसको सुख मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, तो वो हमारा उस कंपनी के प्रति जो, जिसको गुडविल कहना चाहिए, उसको बढ़ाता है। अगर मैं देखता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट मेरे किसी मित्र की या मेरे किसी संबंधी की सहायता कर रहा है, तो एक अच्छी गुडविल मेरे प्रति पैदा होती है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रति, गूगल के प्रति। और वो गुडविल जो है वो कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करती है। तो एक ये मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता था कि दिल से सोचिए इस समस्या के बारे में। एक जो बात हरिप्रसाद पंसारी जी का मैं सवाल पढ़ रहा था ऑटिज्म के बारे में, जो उन्होंने कहा कि उसमें कहाँ तकनीकी, उसमें कहाँ लाभ दे सकती है। तो इसके बारे में मुझे कुछ विशेष रूप से मैं जानता हूं, क्योंकि एक मेरी मित्र हैं, शायद वो यहाँ पर भी हों, पॉपी चरनालिया, जो कि बॉस्टन में रहती हैं।
उनका जो बेटा है वो ऑटिज्म से प्रभावित है। तो उनसे मेरी बात होती है। पॉपी चनालिया आप देख रहे हैं, वो शायद अगर कुछ बोलना चाहें तो मैं अपना समय 1 या 2 मिनट का उनको देना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने जो एक बात मुझे बताई वो है कृत्रिम मेधा से संबंधित है, और उसके बारे में अगर वो चाहें तो वो बताएंगी। लेकिन जो एक बात जो है कि कृत्रिम मेधा जो है उसमें जो चिप्स बनाई जा रही हैं, उसकी जो चिप्स बनाई जा रही हैं वो हमारे जो बोलने की और अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसको विकसित करती हैं, है ना। और जो जो चिप्स हैं वो भी जो रिसर्च हो रही है ऑटिज्म पे उसको भी तेज गति से आगे बढ़ा रही हैं। जिस डेटा को एनालाइज करने में महीनों लगा करते थे वो काम अब सप्ताह में हो सकता है और बहुत ही कम समय में हो सकता है। तो उस विषय में भी कुछ प्रगति हो रही है। सेरेब्रल पैल्सी के बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाउन सिंड्रोम के बारे में भी इसमें हो रहा है। तो मैं बस अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि इस बात को सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी सोचिए, और हम प्रगति कर रहे हैं और समाधान निकलेंगे, है ना। मैं अपना अंतिम का 1 मिनट का समय, 1 या 2 मिनट का समय पॉपी चनालिया को देता हूं जो कि स्वयं अपने अनुभव से कुछ बात करना चाहेंगी। अनूप जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए। मुझे पता है ये प्लान नहीं था, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि ये बात हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोहम जो मेरा बेटा है जिसे ऑटिज्म है, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग नवेडिया चिप की लास्ट कॉन्फ्रेंस देखें, जो कि जेनसन वोंग जो उनके सीईओ हैं उन्होंने की है। उसमें जबरदस्त जानकारी है कि एआई चिप्स कैसे नॉट ओनली आपके ब्रेन को एनहांस करेंगी, पॉसिबली केयर गिविंग रोबोट्स क्रिएट करेंगी, रिसर्च एनहांस करेंगी क्योर के लिए, या फिर जेनेटिक थेरेपी के लिए। जो चीजें 10 साल में होती हैं वो 1 हफ्ते में हो जाएंगी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है एआई से कि मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। वो ऑफ कोर्स वो ऑटिस्टिक रहेगा, शायद ऑटिज्म नहीं चला जाएगा, मगर उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत बहुत बेहतर होगी। दूसरी एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ कहूंगी कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और बाकी सब बीमारियों से ज्यादा ये बीमारी नहीं है, ये हम उसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं कि ब्रेन की वायरिंग फर्क है। तो ये पहले 64 में 1 बच्चे को होती थी, इस समय ये 35 में या 34 में 1 बच्चे को हो रही है। तो मेरे बेटे के जीवन के अंदर ये डबल हो गई है। तो ये अगर ऐसा कोविड होता तो हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिल ना पाते फेस टू फेस। तो ये पैंडेमिक है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पॉपी, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अध्यक्षीय भाषण के बीच में मैंने पॉपी को बुलाया, लेकिन ज़रूरी था ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन बहुगुणा जी, अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप जी। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि एक वास्तव में हमारे पास आज वो माँ भी हैं कि जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ से व्याख्यान देना ही नहीं है, बल्कि हम लोग सुने, लोगों को सुने, उनकी क्या जरूरत है और हम क्या कर सकते हैं। हम उनको यही बता सकते हैं कि आज हम लोग तकनीकी रूप से कहाँ पर हैं। यही जो आज बालेंद्र जी ने बताया यहाँ पे कि हम तकनीकी रूप से कहाँ पर हैं और हम लोग और क्या कर सकते हैं। जो एक तरह से ये मैं इसको बीमारी नहीं कहूँ बल्कि थोड़ा बहुत कमजोरी कहूँ कि हर एक के पार्ट में कोई ना कोई, शरीर में कोई ना कोई कमजोरी है। हमारे शरीर में भी है, दूसरे के में, तीसरे में भी है। कहीं कुछ वो ज्यादा दिखती है, कहीं कुछ वो कम दिखती है, बस यही है। बहुत आदरणीय अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय जवाहर जी को कि वो आज की इस हमारी संगोष्ठी में धन्यवाद प्रस्ताव देने का मोहन जी, इससे पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा जो पॉपी जी ने जो बात कही उसके आधार पर, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। देखिए, ये जो हमारी आज की कार्यशाला थी, इसमें 30-40 मिनट का समय हमारे पास था, जिसमें बहुत सीमा हमारे पास में थी और हम सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन पॉपी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑटिज्म को लेकर के बहुत काम हुआ है तकनीक के क्षेत्र में, और हमारे यहाँ भी बहुत काम हुआ है। संभवतः भविष्य में हम एक लर्निंग डिसेबिलिटीज पर या न्यूरो डाइवर्सिटी पर
एक अलग से एक कार्यक्रम उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक करेंगे और उसमें जो कुछ हुआ है उसका एक ज़्यादा अच्छा विवरण देने की कोशिश करेंगे। आज हमने सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटी पर ही बात केंद्रित रखी है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि 6 अलग-अलग मेजर कैटेगरीज़ हैं और कुल मिलाकर के 80 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारी इस कार्यक्रम की अपनी सीमाएँ हैं। आगे मैं ज़रूर आपके साथ में संपर्क में रहूँगा अनूप जी के माध्यम से और हम कुछ अलग से इस बारे में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समाप्त किया। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सादर आमंत्रित करता हूं जवाहर जी को। जवाहर जी, एक आपकी हाल ही में एक पुस्तक भी आई है। आपने बहुत बड़ा एक जो विश्व भर में पत्र पत्रिकाओं की हिंदी से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा संकलन आपके पास है। आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप नामित हैं और साथ में ही तमाम तरह के आपको पुरस्कार प्राप्त हैं। आदरणीय जवाहर जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। मेरी आवाज पहुंच रही बहुगुणा जी? जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। वैश्विक हिंदी परिवार के जो साप्ताहिक कार्यक्रम एक रिकॉर्ड बना चुके हैं 4 साल से अधिक में, तो आज का कार्यक्रम तो एक यादगार और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपने उन 110 से अधिक श्रोताओं का आभार मानता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को यादगार बनाया, और इसका श्रेय जाता है श्री बालेंदु दादी जी को। बालेंदु दादी जी अब तो पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। आपकी आवाज कहीं गई आपकी आवाज। तो वो तो पूरे विश्व में भाषा प्रौद्योगिकी या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से, और उससे पहले भी जिस संस्था में थे। और मुझे याद है उनकी एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक जब आई थी, तकनीकी सुलझने, शायद वो लोग उलझनों की बात करते हैं लेकिन वो उन्होंने सुलझनों की बात की थी। तो मैं बालेंदु जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत संतुलित रूप से अपनी बात कही, और खासकर उन्होंने विकलांगता क्या है उसकी जो दोनों परिभाषाएं भी जो व्याख्यायित की, वो भी बहुत हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही है। और किस प्रकार वो कितने विकलांग हैं, और किस प्रकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम विकलांगता उनकी सहायता कर सकते हैं, और कितने तरह के विकलांग है, स्थायी विकलांगता। और उसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि आज जितने 110 दर्शक या अधिक जुड़े हैं, वो अपने ऐसे साथियों के हो सकता है, हमारे लाखों लोग इस तकनीक से परिचित भी न हो। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि बालेंदु जी ने जिन तकनीक से या जिन प्रविधियों से हमें परिचित कराया है, वो हमारे ऐसे विकलांग साथियों को हम बताने की कोशिश करें। उनको बताएं कि आपके जीवन में किस तरह जो बालेंदु जी ने सुगम्यता की बात कही है, वो सुगम्यता उन लाखों लोगों तक पहुंचे। ये भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मैं बालेंदु जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि वो, मैं जानता हूँ कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद वैश्विक हिंदी परिवार को उन्होंने समय दिया। इससे पहले भी उनके व्याख्यान बहुत लोकप्रिय रहे हैं, और भविष्य में भी वैश्विक हिंदी परिवार को इस तरह के कार्यक्रमों के लिए उनका सानिध्य, उनका सहयोग और उनका समय हमें मिलेगा। बहुत आभारी हूँ। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनूप भार्गव जी, वे भी एक बहुत अच्छे तकनीकविद हैं। भाषा और तकनीकविद का एक संगम उनके बीच में है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया, अपनी बात रखी। मैं उनका भी बहुत आभार मानता हूँ। बहुगुणा जी, आपने बहुत उत्तम संचालन किया। तो आप तो पहले भी एक संचालन क्षेत्र के तकनीकी हमारे एक महारत हासिल है, तो मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। इसके अलावा आज जिन महानुभावों ने आज टिप्पणियां की, डॉक्टर राजीव रावत जी हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू हैं, सुधनवा जोगलेकर है, राकेश शर्मा जी। में बीच में मेरे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो नहीं पता, सब मुझे ध्यान नहीं कि विजयनगर जी या दीपचंद पंत जी भी रहे, उनका भी मैं आभार मानता हूँ। इसके अलावा अनिल जोशी जी, जो हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, और जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम होता है, उनका भी बहुत आभार। दिव्या माथुर जी, जो एक तरह से वैश्विक हिंदी परिवार के सारे कार्यक्रमों को एक बहुत अच्छे तरीके से संयोजित करती है। संध्या सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, वे हमारी वैश्विक हिंदी परिवार की प्रमुख सदस्य हैं, आधार स्तंभ हैं, मैं उनका भी आभार मानता हूं। इसके अलावा संयोजक कनाडा से डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी, डॉक्टर संध्या सिंह जी, जयशंकर यादव जी, सुरेश मिश्र जी उत्तप्त हैं, विनयशील जी, और हमारे कृष्ण कुमार जी, जो हमारा तकनीकी मोर्चा भी संभालते हैं, मैं उनका भी आभार मानता हूं। आज हमारे बहुत सारे सदस्य, जिसमें हमारे तोमे मिज़ोकामी हैं जापान से, जो स्थायी रूप से जुड़ते हैं, जगन्नाथन जी हैं, बहुत सारे महानुभाव देश विदेश से जुड़े हैं, कई नए साथी भी यहाँ पर आज हम जुड़े हैं, उनका भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि वे वैश्विक हिंदी परिवार के आगामी कार्यक्रमों में बहुत शामिल हों। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जिन महानुभावों ने भी योगदान दिया है, जिनका संभवतः मैं नाम यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ, जयशंकर यादव जी या हमारे अन्य जो साथी हैं,
जो इसको टीम भावना से काम कर प्रत्येक सप्ताह इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मैं उन सभी का आभार मानता हूं, और खासकर जितने बड़ी संख्या में हमारे श्रोता दर्शक जुड़े हैं उनका भी विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर हम वैश्विक हिंदी परिवार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, भारतीय भाषा मंच और वैश्विक विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में आपकी फिर से प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुगुणा जी, आपका भी विशेष आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जवाहर जी। जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें अब मेरे ख्याल से। इतने सुंदर धन्यवाद के लिए आदरणीय जवाहर जी का भी नहीं, धन्यवाद। वो धन्यवाद तो थाईलैंड से देना था। तो मानवता की सेवा थी, बालेंदु जी का विशेष आभार। बिल्कुल, वो तो शिखा जी को धन्यवाद देना था। अनिल जी के सानिध्य में ये सब हुआ, और इसके लिए अनिल जी को हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपको कुछ बोलना मतलब बुलाना था, लेकिन वो कुछ समय की कमी रह गई। नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि ये कार्यक्रम का जो है ना, क्योंकि समय का भी एक, जैसे बालेंद्र जी ने कहा कि किसी कार्यक्रम की सीमा होती है, तो बाकी लोग अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके प्रश्न या जिज्ञासाएं होंगी, वो बालेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप से, उनका नंबर हमारे पास है, मिल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप में से बहुत सारे लोग, और आज दिव्यांग संस्थाओं से जुड़े भी कई लोगों को हमने भी आमंत्रित किया था, वो भी जुड़े हैं, वो संभवतः बालेंद्र जी को संपर्क करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुगुणा जी का, थैंक यू, संजय जी का, बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर। जी, हाँ, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं भी यूट्यूब से जुड़ा हुआ था जब मेरा नाम पुकारा गया। हाँ दीपन जी, आपकी टिप्पणी नहीं सुन पाए दीप जी। हाँ, मैं भी विकलांग बच्चा है, मेरा भी दिव्यांग बच्चा है जो 24 साल का है। मैं भी उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक। मैं भी चाह रहा था, वो भी हाथ पैरों से कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन बोलने से और उससे सारी चीजें उसकी ठीक है। तो मैं भी चाह रहा था कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी से मैं उसको थोड़ा सा वो कर सकूं। तो यदि इस पर मैं बात करूंगा सर से, अलग से मैं बात करूंगा बालेंद्र जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल फोन के ऊपर भी कुछ चर्चा करिएगा। सेल फोन के ऊपर